अस्सलाम वालेकुम। हेलो। ओके हमने कल इमेजेस की बात की और इमेजेस से पहले हमने बात शुरू की थी कंप्रेशन की। हमने कल बात शुरू की थी कंप्रेशन से, फिर कंप्रेशन से हम पहुंच गए थे इमेज के ऊपर। हमने कहा कंप्रेशन जो है वो टेक्निक यूज की जा रही है वीडियोस में, ऑडियोज में, पीएनजी में। आप कभी भी अपने मोबाइल पर डेटा देखेंगे, जो सबसे ज्यादा स्पेस किसने ली हुई होती है? वीडियो ने, वेब फाइल ने, तस्वीर ने। टेक्स्ट अमूमन इतनी जगह नहीं लेता। तो वीडियोस, ऑडियो और इमेजेस के लिए ज्यादातर जोर लगा रहा कि ऐसे तरीकेकार लेकर आओ जिसके अंदर वो जगह कम से कम घेरे। तो हमने पढ़ा लॉसी, लॉसलेस। फिर हमने देख लिया कि लॉसी जो है वो इमेज के लिए भी है। ओके, लॉसी कंप्रेशन का एल्गोरिथम तरीकेकार इमेज के लिए भी है, ऑडियो के लिए भी है, वेव के लिए भी, इमेजेस के लिए भी है। लॉसलेस भी आपका इमेजेस के लिए भी है और ऑडियो के लिए भी और वीडियोस के लिए भी। ठीक है, इमेजेस का एक और भी टाइप्स होती हैं, वो उसके बारे में बात करें तो बोर्ड साफ कीजिएगा वजिया फातिमा। आप लोगों ने कभी गौर किया कि बाज इमेजेस ऐसे होते हैं कि जब हम उनको बड़ा करते हैं, सिमरन और शीजा आप दोनों मेरी बात सुनिए, कि जब हम उसी तस्वीर को हम बड़ा करते हैं तो तस्वीर फटने लगती है। तस्वीर फट रही है, ओके, पिक्सल्स फट रहे होते हैं। फटने का वर्ड हम लोग यूज करते हैं, राइट। और ये चीज हम बास तस्वीर आपने ऐसी देखी है जिसको जितना बड़ा करो वो उसकी क्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या राज की क्या बात है, क्या हो पिक्सल ज्यादा होते हैं? ठीक है, ये बात भी सही है कि पिक्सल ज्यादा होते हैं, लेकिन इसके अलावा एक और चीज है। अच्छा, अब मैं बता दूं क्योंकि थोड़ी देर में मिसफरा आ जाएगी, पहले मैं अपनी बात कर लूं। हमारे पास इमेजेस बनते किस तरह से? आपने इमेज को सेव किया, एक तरह से आपने एक अपने पास कंप्यूटर के ऊपर आपने एक चार्ट सा बनाया। ठीक है, आपने बताया कि जी यहाँ पे तुम ड्रॉ करना ग्रीन ग्रीन। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कलर होगा, इस जगह पे ग्रीन होगा, इस जगह पे ग्रीन होगा, इस जगह पे ग्रीन होगा। ओके, यहाँ पे तुम फॉर एग्जाम्पल तुम ब्राउन ब्राउन सी लाइन ड्रॉ कर देना। ठीक है, और ये आपका बन गया एक ट्री। आपने उसको, जैसे आपको याद है हमने गूगल शीट पे या एक्सेल पर काम किया तो पूरा का पूरा हमारे शीट सेल्स में डिवाइडेड थी। तो कुछ यही चीज यहाँ पे भी हुई हुई है। ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है ये तमाम के तमाम खानों में तकसीम है। जितने ज्यादा खाने होंगे उतनी ज्यादा रेजोल्यूशन होगी। ओके, जितने ज्यादा खाने उतनी ज्यादा रेजोल्यूशन। हम उसको बताते हैं कि इस वाले खाने के अंदर तुमने ग्रीन कलर भरना है, इस वाले खाने में तुमने लेट से कोई और दूसरा कलर भरना है। इस तरीके से वो ये काम कर रहा होता है। ओके, जितनी भी ज्यादा हाई रेजोल्यूशन होगी उसके अंदर खाने उतने ज्यादा होंगे। अब आपने ये तस्वीर ली, अब आपने कहा इस तस्वीर को मैंने बड़ा करना है। आपने एक और बड़ा सा बॉक्स बनाया। ओके, उसके अंदर भी उसी तरीके से खाने बने हुए। अब सवाल ये होता है कि यार देखो, इसके अंदर खानों की तादाद कम, इसके अंदर खानों की तादाद ज्यादा। यहां तो चलो मुझे पता है 1 2 3, तीसरे वाले पे मैंने ब्लैक करना है, लेकिन उसके बाद आगे वाले पे मैंने क्या करना है ये इंफॉर्मेशन उसके पास मौजूद नहीं है। देखो बात समझ में आ रही है? चीज छोटी थी, आपको पता है यार इस वाले खाते में 1 2 3 के अंदर, लेट्स से 1 2 3 के अंदर तुमने ब्राउन कलर भर देना है। अगला वाला जब आपने किया तो उसके अंदर है 1 से लेके 100 तक। उसने कहा 1 2 3 में तो भर दूंगा, ये बाकी का तुम मुझे बताओ बाकी क्या करना है। ओके, यहाँ पे ये इसी वजह से वो वाली चीज पैदा होती है कि पिक्सल्स हमारे फट रहे। वो कहते हैं यार एक के ऊपर अगर तुम्हारा ब्राउन कलर था तुम ऐसा करो दूसरी बड़ी तस्वीर में 1 से 10 तक भी वो ब्राउन कलर भर दो। ओके, तो इसके नतीजे में जो आपकी तस्वीर बनती है वो तस्वीर कुछ ऐसी, वो ब्लॉकी ऐसी तस्वीर बनती है। जो ब्लॉक्स बन रहे होते हैं, क्यूब ब्लॉक्स बन रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं पिक्सल्स फट रहे हैं। पिक्सल फटना मतलब क्या होता है? ब्लॉक्स से बने हुए होते हैं ना, तो वो यही होता है कि वो छोटी वाली तस्वीर को लेकर बड़ा कर रहा होता है। पहले वाले के अंदर अगर एक तस्वीर 1 2 3 या सेक्शन तीसरे खाने के अंदर लेट से ब्लू कलर था, बड़े करने के लिए वो क्या करता है कि वो उस तीसरे के ब्लू कलर को कोशिश करता है कि लेट से 30 से लेकर 40 तक तमाम का तमाम वही कलर भर दे। तो जब आपने उस कलर को ज्यादा भरा तो ब्लॉक से बनेगा नहीं बनेगा, शार्पनेस खत्म हो जाएगी। इसे हम कहते हैं पिक्सल्स फटना। लेकिन ये क्यों हो रहा होता है कि रेजोल्यूशन बढ़ गया। अब उसके पास वो कहते हैं यार तुमने मुझे पास जो डेटा दिया था उसमें तुमने मुझे 10 बाय 10 की तस्वीर बताई थी,
अब तुम कह रहे हो कि 10x10 को बढ़ा के कर दो 1000x1000, तो मुझे ये तो बताओ अब मैंने क्या करना है। ठीक है, आपसे कहा जाए इस कमरे को पेंट कर देना, यहाँ पे तुम ब्लू कलर करना, यहाँ पे तुम व्हाइट कर देना, ठीक है, ये कमरा बिल्कुल हमारा सेट हो गया। अब आपको कह देगा जी जाओ जाके वो सामने जो हॉस्पिटल पूरी बिल्डिंग को पेंट करना है। आप कहेंगे यार आपने मुझे इस कमरे का बताया था, यहाँ पे ब्लू था वहां पे व्हाइट था, वो तो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतने बड़े कमरे हैं, इतने सारे कॉरिडोर्स हैं, हॉल्स हैं, क्या कलर करना है, अब मुझे बाहर का तो बताओ। तो इंफॉर्मेशन मिसिंग है या नहीं? इस इंफॉर्मेशन मिसिंग को भरने के लिए वो कुछ तुक्के कुछ तरीके इस्तेमाल करता है। एक तुक्का, एक तरीका जो बहुत ही कॉमन सा है कि भाई जब उसने कहा कि 1 से लेकर 3 तक, फॉर एग्जांपल सेल नंबर 3 में ये कलर है, तो जब बड़ा कर रहे हैं तो लेट्स से 3 से लेकर 40 तक वही वाला कलर भर दो, तो क्या हो गया, वो चौपी सा या बॉक्सी सा ब्लॉक से उसके अंदर बन गए, जिसको हमने कहा कि पिक्सल्स हट रहे हैं। एक तरीका तो ये हो गया। अच्छा मैं बात आगे पढ़ लूं फिर बात करता हूं। अच्छा अब एक और तरीका है, बोर्ड साफ करना सवा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, क्या चीज है ये? इक्वेशन है, पक्की बात है, कुछ और चीज तो नहीं है ये, इक्वेशन है। मैं बताता हूं ये सर्कल है। आप जब इस इक्वेशन को चार्ट के ऊपर प्लॉट करेंगे, ओके, आप एक्स और वाई की वैल्यूज डालेंगे, 0 1 2 3 4 ये सारी वैल्यूज डालते जाएंगे, नतीजे में आपके पास एक बन जाएगा सर्कल। ओके, ये मैथमेटिक्स की खूबसूरती है, उसको पढ़ने का एक से ज्यादा तरीका मौजूद है। एक और चीज ले लें, आपके पास लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, क्या चीज है ये? इक्वेशन है। मैं आपको बता रहा हूं जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये दो लाइंस बनेंगी और ये दोनों लाइंस आपस में एक जगह जाके एक दूसरे कट करते हुए जा रही होंगी, 2 स्ट्रेट लाइंस। मैथ्स की जिस चीज को आप इक्वेशन समझ रहे हैं उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, वो कुछ और इंटरप्रिटेशन होती है। मैथ्स की खूबसूरती है, इसीलिए मैथ्स को लैंग्वेज, साइंस की लैंग्वेज कहा जाता है। और हम ये समझते हैं कि दुनिया में कभी भी हमारा किसी खलाई मखलूक से राब्ता हुआ तो हमारे दरमियान कॉमन लैंग्वेज जो होगी वो मैथ्स होगी, हम ये समझते हैं, हमारा ये ख्याल है। तो बहरहाल मैथमेटिकल इक्वेशन जिसको आप इक्वेशन कह रहे हैं उसकी एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है। क्या पता ये एक्स प्लस वाई जो था ये बच्चों के नंबर थे, अटेंडेंस प्लस मार्क्स, ये भी पॉसिबल है, राइट। आपने कहा कि सर ये तो इक्वेशन है, मैंने कहा नहीं जी ये तो इमन सिद्दीकी के मार्क्स की मैं इक्वेशन बता रहा हूँ या स्टूडेंट की बिहेवियर बता रहा हूँ। बहरहाल यहाँ पे हम बात करें ज्योमेट्री की, जिसको आपने इक्वेशन कहा कि सर ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये एक सर्कल है। अदील ने कहा कि सर ये सर्कल थोड़ा छोटा है, इसको डबल कर दे, कोई मसला नहीं है। मैंने इक्वेशन की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8, डबल हो गया, ये जो सर्कल था इसका डबल हो जाएगा, ठीक है। अब तुम देखो, एक तो पहले वाला तरीका था, हमने बॉक्सेस के अंदर एक हमने ग्रिड बनाया, जैसे हमारा गूगल शीट था, जैसे हमारा एक्सेल था, उस ग्रिड के अंदर हमने कलर भर दिए और बताया कि जी यहाँ पे ब्लू कलर, यहाँ पे ग्रीन कलर, यहाँ पे ब्लैक कलर, यहाँ पे ये कलर। उसने कहा ठीक है, हाँ अलबत्ता जब आप मुझे कहोगे ना इसको डबल करना है, बड़ा करना है, तो मुझे नहीं पता क्या करना है, मुझे आपने सिर्फ इतना पता है कि इस वाले बॉक्स में ये कलर, इस वाले बॉक्स में ये कलर। हमने कहा यार एक और तरीका है, बजाय कि हम बात करें इस चार्ट के अंदर, इस बॉक्स के अंदर, इस ग्रिड के अंदर तुमने ये कलर भरना है, हम एक और तरीके से कर सकते हैं। अब वो तरीका है इक्वेशंस का, हम इक्वेशंस के जरिए से डिफाइन कर सकते हैं। आज आपने देखा, आपको पता चला कि यार ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है ये असल में एक सर्कल है। अब आप देखो इसके अलावा जितने भी शेप्स हैं, जितने भी शेप्स हैं, हर किसी शेप को आप मैथमेटिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मजे की बात, अब जब हम कह रहे हैं इसको डबल करना है, क्या हमें मसला हो रहा है? हमें मसला नहीं हो रहा, हमने सिर्फ इक्वेशन को चेंज कर देना है, वो चीज बड़ी हो जाएगी। ओके, अब इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे वाले इमेजेस जो मैथमेटिकल इक्वेशन के ऊपर बेस करते हैं, जो मैथमेटिकल इक्वेशन के ऊपर बेस करते हैं, उसके अंदर साइज को बड़ा या छोटा करना हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। क्या इसके अंदर पिक्सेल्स फटेंगे? क्या सर्कल के अंदर हमने कहा कि यार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, हमने साथ में इंफॉर्मेशन नोट कर ली कि ये जो कलर होगा ग्रीन होगा, अंदर इसके रेड कलर भरा हुआ होगा,
लेट्स से हमने इंफॉर्मेशन सेव कर ली। अब जब हमने इसको बड़ा किया तो क्या बड़ा करना हमारे लिए प्रॉब्लम है? हमने उसको बड़ा किया और हमने वही ग्रीन कलर भर दिया और अंदर रेड कलर भर दिया, ठीक है। तो दोनों इमेजेस में फर्क नजर आया। एक इमेजेस ऐसे हैं जिनको हम जब बड़ा करते हैं तो बकौल आपकी वो पिक्सलेट होने लगता है, वो फटने लगता है, वहां पे हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती। अगर असल वर्ड है तो पिक्सलेट होना, ओके। और दूसरा ऐसे इमेजेस हैं जो कि मैथमेटिकल इक्वेशन पे बेस करते हैं, वहां पे तस्वीर को जितना चाहे बड़ा कर लो वो फटता खराब नहीं होता, ओके। इस वाले इमेज को हम कहते हैं वेक्टर इमेजेस। वेक्टर इमेजेस, वेक्टर का वर्ड सुना है पहले? कहां पे सुना है? फिजिक्स के अंदर। उसमें भी क्या होता है कि बेसिकली वो बता रहा होता है कि भाई ये लाइन जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन उस लाइन को किससे शो कर रहे होते हो? इक्वेशन से शो कर रहे होते हो। इक्वेशन ही होती है ना मेरे भाई उसके अंदर, ठीक है। और उसके अंदर आपने साइन थीटा वगैरह यूज किया होगा, ऐसा ही है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो किसके ऊपर? लाइंस के ऊपर। वेक्टर इमेजेस में क्या हो रहा है? मैथमेटिकल इक्वेशन के जरिए से आप शेप्स को डिफाइन कर रहे हैं। ये हो गया वेक्टर इमेजेस। वेक्टर इमेज को बड़ा करोगे तो खराब होगा, ओके। और जो पहले वाले इमेज थे उसको कहते हैं रेस्टर इमेजेस, ओके। RASTER, रेस्टर इमेजेस। और याद रखना उसके अंदर ग्रेड बना हुआ होता है, और चाहो तो उसको स्केलर भी कह दो। वैसे रेस्टर का वर्ड ज्यादा यूज होता है, वेक्टर बमुकाबला रेस्टर के। वैसे आप लोग के फिजिक्स की वजह से जहन में आ रहा होगा वेक्टर बमुकाबला स्केलर के, लेकिन टेक्निकल वर्ड आप पढ़ लिया तो समझ लो कि रेस्टर इमेजेस कहते हैं, ठीक है। तरीका समझ में आ गया क्या है? अच्छा, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आप लोग ने ये जो वेक्टर इमेजेस है ना यूज किए हुए, कहाँ यूज किए हुए आप लोग बताओ? लैब में यूज किए। चलो MS वर्ड पे काम कर रहे थे, फॉन्ट सेट किए थे, फॉन्ट को तुमने जितना चाहे बड़ा किया हो, फॉन्ट फटते थे। सारे फॉन्ट्स जो होते हैं ना वो यही होते हैं, ओके। उसके अंदर उन्होंने यही चीजें डाली हुई होती, मैथमेटिकल इक्वेशन से उसको डिफाइन किया हुआ होता है। वैसे फॉन्ट्स की भी टाइप्स होती हैं, बास फॉन्ट्स वो भी रेस्टर होते हैं, लेकिन अक्सर फॉन्ट्स आपके वेक्टर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगली बात कर लूँ कि इसमें कौन कौन से इमेजेस की टाइप है। रेस्टर इमेजेस में कौन कौन से हो सकते हैं? बोलो 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 ना। जेपीजी, बिल्कुल जेपीजी आपका रेस्टर इमेज है। आप उसमें स्क्रीन कैप्चर कर रहे हैं कैमरा से, कैमरा बता रहा हो कि जी इस खाने में ये कलर, इस खाने में ये कलर, इस खाने में ये वाला शेड। और बताओ रेस्टर की एग्जांपल क्या चीज? गिफ हो गया। और पीएनजी रेस्टर होगा या स्केलर वेक्टर होगा? पीएनजी वेक्टर कौन कह रहा है ये बताओ, हैंड रेस करो। पीएनजी के अंदर कौन सी तुम्हें इक्वेशन होती हुई नजर आ रही है? पीएनजी भी तो आपकी नॉर्मल तस्वीर को पीएनजी कर लो, ओके। पीएनजी इमेजेस भी आपके रेस्टर इमेजेस होते हैं, ओके। पीएनजी, जेपैग, बल्कि आप यूं समझ लो जिन चीजों से, जिन तस्वीर से आप लोग वाकिफ है ना, वो सारी की सारी रेस्टर होते हैं। जिस भी तस्वीर को आपने मोबाइल के कैमरा से लेते हो, स्क्रीनशॉट लेते हो, वो सब के सब रेस्टर इमेजेस होते हैं। वेक्टर इमेजेस के अलग सॉफ्टवेयर आते हैं, उनको अलग तरीके से काम करते हैं। उसके अंदर आजकल जो एक बड़ा मशहूर फॉर्मेट है वो है SVG, ओके। बताने का मकसद ये है कि भाई कल कल SVG आए तो घबराना मत कि पता नहीं क्या चीज आ गई, भाई वेक्टर इमेज है। और आपने सोचा कि फोटोशॉप पे हम काम करते हैं, फोटोशॉप का नाम सुना है? एडोबी इलस्ट्रेटर का नाम सुना है? दोनों में क्या फर्क है? जोर से बोलो। अच्छा मैं बता रहा हूं, फर्क ये है, असल फर्क ये, अगेन पाकिस्तान के अंदर बहरहाल जिस तरीके से लोग काम कर रहे होते हैं, बुनियादी तौर पे फोटोशॉप जो है वो रेस्टर इमेजेस के लिए। आप तस्वीर लेते हैं ब्रश से, उसके अंदर एडिटिंग कर लेते हैं, वो रेस्टर इमेजेस में काम हो रहा है। आपने कभी भी वेक्टर इमेज बनाना होगा आपको उसके अलग सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ेंगे, और एडोबी इलस्ट्रेटर बुनियादी तौर पे वेक्टर इमेजेस का सॉफ्टवेयर है, ओके। नेट पे आपको ऐसी बहुत सारी खूबसूरत तस्वीर मिल जाएंगी, अगर आप लोग मुझसे रिमाइंड करें तो मैं आज कुछ ऐसी तस्वीर आपसे शेयर भी कर दूंगा जो कि वेक्टर है। तो बुनियादी तौर पर उन तस्वीरों की जो खुसूसियत है वो आपको नजर आएगा कि उन्होंने शेप्स को डिफाइन करके एक बड़ी अच्छी सी तस्वीर बनाई हुई है। होता वो शेप ही है, मतलब ज्योमेट्रिक शेप्स होते हैं। इल्लामा इकबाल की पूरी तस्वीर बनाई हुई है, लेकिन वो भी उन्हीं शेप्स की मदद से बनाई है, वो SVG है, ओके। आपको
क्वालिटी का फर्क या काम का फर्क बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नजर आएगा। ये मुझे रिमाइंड कीजिएगा, आज मैं इसको इंशाल्लाह ताला आप लोग के साथ ग्रुप पे शेयर कर लूंगा। मैं आजकल लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स नहीं अपलोड कर पा रहा, मैं इंशाल्लाह आज कर दूंगा इंशाल्लाह ताला, तो 2-3 दिन की मिसिंग है। अब हम आ जाते हैं वापस पेपर के ऊपर। पेपर से पहले मैं फोटो आपकी पावर पॉइंट की बात कर लूं। कल पता चला कि हमारा सीपीटी काफी गंदा पड़ा हुआ है। मैं ये चाह रहा हूं कि देखो यार, सीधी सी बात है, दिन हमारे पास है कम, पावर पॉइंट आप लोग को आता है, डॉक्टर मुजना ने भी काम कराया है, शगुफ्ता ने भी काम करवाया है, इवन आपकी जो क्लास के लड़के हैं, अदील था और वली था, ये लोग आए थे लैब में फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर काम करने के लिए, तो काम आप लोगों ने किया हुआ है। अभी सर मुमताज भी आपसे काम करवा रहे हैं। मैं ये चाह रहा कि हम लोग यूज कर लें इस टाइम को अपने पेपर्स के बारे में बात करने के लिए। नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर बाकायदा इन्फोग्राफिक्स का पूरा टॉपिक है, वहां पे हम बात कर सकते हैं इन सब चीजों की कि यार स्लाइड्स के अंदर क्या चीजें डालनी चाहिए। मेरा अभी मैं आप लोग को बताऊंगा, सिर्फ इतना बताऊंगा, जिस स्लाइड ऐसे इंसर्ट करते हैं, ऐसे शेप डालते हैं, ऐसे टेक्स्ट डालते हैं। नेक्स्ट सेमेस्टर में पूरा इंशाल्लाह ताला अगर जिंदगी रही और मैं हम लोग इस कॉलेज में रहे तो इंशाल्लाह ताला हमने और डिटेल में बात करनी है। तो मैं चाह रहा हूं बेहतर हम उस वक्त इस चीज को कवर कर ले। अभी हम पेपर की बात कर ले। कल जो हमने पेपर डिस्कस किया था, देखो वो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, यहाँ के हिसाब से नहीं, कराची यूनिवर्सिटी के हिसाब से। वो 2 दफा आ चुका है और आपको इससे अंदाजा होगा कि वो लोग आईसीटी के सवाल भी उसमें डाल देते हैं। आईसीटी और कंप्यूटर लिटरेसी का फर्क वो लोग नहीं कर रहे। मेरा मशवरा यह है कि उसको अभी तैयारी में मत करना। देखो अभी हमारे पास 2 टास्क है, पहले इंटरनल एग्जाम, फिर एक्सटर्नल एग्जाम। इंटरनल एग्जाम के अंदर ऐसा कोई सवाल, मैं ये गलती मैं नहीं करूंगा आईसीटी का सवाल डाल दूं, ठीक है, अभी आप उसको छोड़ दो। आप जब इंटरनल से फारिग हो जाओ, जब कराची यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी करना, तो इस पेपर पर खास तौर से फोकस करना। मैं इसके नोट्स अपनी वेबसाइट पे भी डाल दूंगा, जो मेरी पीडीएफ है उसके ऊपर भी उसके नोट्स होंगे, और आप लोग उस वक्त उसको तैयारी आप लोग की हो जाएगी, वो इतना बड़ा मसला नहीं है। अब बिलफर्ज अगर आप लोग गौर करें तो कल आप लोगों ने ये सवाल सारे के सारे खुद ही सॉल्व किए थे, ओके, मेरे मतलब आप लोग को मेरी कोई इनपुट लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी, ठीक है। तो अब हम दोबारा पेपर की बात शुरू करते हैं। आप लोग अपने पास वो गूगल ड्राइव खोलें, लिंक खोलें, हम पेपर देखते हैं। अपना पेपर सॉल्व करवा लें, ठीक है जी। इस पेपर के अंदर अभी जो पेपर हमारा आने वाला है, मासूमा का मासूम सा सवाल, मासूम सी ख्वाहिश। अच्छा, आप लोग की मर्जी है, आप लोग कौन सा पेपर, केयू का पेपर करना चाह रहे हैं या मेरा पेपर, या फिर इतना मुझे फेवर करना कि अगर एग्जाम्स के बाद क्लासेस होती हैं, जैसे सर रिजवान कह रहे हैं, सर मुमताज कह रहे हैं, तो फिर आ जाना ताकि हम केयू का पेपर भी डिस्कस कर लें, ओके। और उस वक्त छुट्टियां नहीं करना, क्यों, आप लोग की कॉपी मेरे पास होंगी, ओके। देखो मुझे तंग नहीं करना, ओके, क्लास चाहिए मुझे। आवाम की पब्लिक की डिमांड पे। ओके जी, तलहा पेपर नंबर 0 से शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। एमसीक्यूज आ गए। पहला वाला सवाल, एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन, खोलिए सबने। हानी सॉरी एमन, एमन आ गया, बोर्ड पे आओ जल्दी से। और सॉरी वो वाली एमन, उम्मे एमन, सॉरी। ओके, पहला सवाल है हमारे पास, एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन लॉसलेस एंड लॉसी डेटा कंप्रेशन टेक्निक्स इंक्लूडिंग देयर रिस्पेक्टिव यूजेस एंड एग्जांपल्स। हाँ जी, लॉसी और लॉसलेस में क्या फर्क है, वो साफ करो। एक तरफ लिखो लॉसी, दूसरी तरफ लिखो लॉसलेस। ओके जी, जल्दी जल्दी बिस्मा, लॉसी और लॉसलेस में क्या फर्क है। जोर से बोले बेटा, उसको एमन को आवाज आनी चाहिए। असल जवाब यह है कि लॉसी में पहली बात ये आ रही है, देखो बिस्मा का जवाब सुनो बेटा, लिखो लॉसी एक तरफ, लॉस ले लो ना, जी 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 बेटा, किसी के साथ शेयर कर लो। ओके, सबसे पहले बात सुनो, लॉसी और लॉसलेस के अंदर बिस्मा ने जवाब देना शुरू किया। एक इस्तेमाल होता है स्क्रीनशॉट में, एक इस्तेमाल होता है नेचुरल सीनरी के लिए। लेकिन इस जवाब के अंदर गलती क्या है, वो एप्लीकेशन बता रही है, वो टेक्निकल डिफरेंस नहीं बता रही। टेक्निकल डिफरेंस हमें बताया जैनब ने कहा कि लॉसी के अंदर डेटा लॉस हो रहा होता है और लॉसलेस के अंदर डेटा लॉस नहीं होता। पहली चीज तो ये हो गई। आगे बढ़े, उसके बाद ये आ रहा है कि इनकी यूजेस और एग्जाम्पल्स, ओके। तो एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। राबिया, क्या एग्जाम्पल है लॉसलेस की,
हैरान, परेशान, बौखलाई हुई बच्ची। बेटा डेटा लॉस होता है, लॉसलेस में नो डेटा लॉस, बस इतना लिख दो, नो डेटा लॉस। अब हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। लॉसलेस के अंदर आप ये क्या आ रहा है? बोलो ना, उसको आवाज है बेटा। गुड, टिफ किसने कहा था? किसने कहा? गुड, शाबाश। और अच्छा जी, आगे चलें। कहां पे किसको इस्तेमाल किया जाता है? दूसरा, लॉसी को कहां पे यूज करेंगे और लॉसलेस को कहां पे यूज करेंगे? आवाज आ रही है हेमंत तक? आवाज पहुंची? और लॉसलेस? वैसे असल में इसमें ये कहना चाहिए जहां पे डिटेल इंपॉर्टेंट हो, जहां पे डिटेल्स इंपॉर्टेंट हो वहां पे लॉसलेस, जहां पे डिटेल को हम इग्नोर कर सकते हैं वहां लॉसी। फिर हमने आगे बात की कि जैसे नेचुरल सीनरी होती है वहां पे डिटेल्स को हम इग्नोर कर सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइल एक्सटेंशंस एंड व्हाट आर सम एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स? ओके, फाइल एक्सटेंशन क्या होते हैं भाई? फाइल एक्सटेंशन का क्या फायदा है? एमन बोर्ड के दूसरी जाने पे आ जाए और वहां पे किसी और कलर के मार्कर से इस सवाल का जवाब लिखें। फाइल एक्सटेंशन का क्या फायदा होता है? क्या क्यों करते हैं फाइल एक्सटेंशन? उरूसा, उरूसा आप भी हो? सिमरन, शिजा और उरूसा, आप तीनों जवाब दीजिए सवाल का। जी बिस्मा। ओके, और हादिया, फाइल एक्सटेंशन का क्या फायदा होता है? डेटा ट्रांसफर होता है। नहीं, गलत गलत। जी फिजा। भाई फाइल की टाइप, फाइल की किस्म हमें एक्सटेंशन से पता चलती है। यही वाली बात मैंने फिशिंग वगैरह जब पढ़ा रहा था उस वक्त मैंने बताया था कि फाइल की टाइप आपको कैसे पता चलती है? फाइल के एक्सटेंशन से। इसीलिए मैंने कहा कि आप लोग जब विंडोज पे अपने काम करें तो फाइल एक्सटेंशन को इनेबल करें कि वो नजर आए। लैब के अंदर सबके मैंने यही काम किया है। कल निम्रा अपना लैपटॉप लेकर आई थी, सबसे पहले मैंने उनके लैपटॉप पे यही काम किया कि फाइल एक्सटेंशन को विजिबल किया। फाइल एक्सटेंशन से आपको फाइल की टाइप पता चलती है, ना सिर्फ आपको वानिया, ना सिर्फ आपको बल्कि साथ ही साथ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को भी। ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है भाई ये आखिर में लिखा हुआ है DOCX, ये एमएस वर्ड में खुलेगा। ये आखिर में लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल PDF, ये PDF रीडर में खुलेगा। जी उरूसा, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होता है? एमन आवाज आ रही है? उठो, जाके कान में बोल कर आओ, जल्दी जाओ, उठो जल्दी जाओ, बोल कर आओ। और ऑपरेटिंग सिस्टम जल्दी से उठो, बोल कर आओ से कान में। और इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम उससे आइडेंटिफाई करता है किस एप्लीकेशन में खोलना है। उसकी एग्जांपल्स बताओ जल्दी से रिदा, फाइल एक्सटेंशन की एग्जांपल। हाँ शाबाश, और PDF और मदिया, गुड। EXE भी है, एग्जीक्यूटेबल फाइल। अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है जी। एक्सप्लेन द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अलोंग विद 5 एग्जांपल्स ऑफ पॉपुलर एंटीवायरस प्रोग्राम। हाँ जी, एंटीवायरस प्रोग्राम के सबसे पहले तो एग्जांपल बता दो, अब बोर्ड साफ कर दें। एंटीवायरस की एग्जांपल्स। एक मिनट, अच्छा एक मिनट, सब खामोश, सब खामोश। मिसाल एंटीवायरस एग्जांपल। एवास, बोर्ड पे लिखो एवास, ओके। और लैब में कौन सा एंटीवायरस चल रहा है? विंडोज डिफेंडर, ओके। एवास हो गया, विंडोज डिफेंडर हो गया, कैस्पर स्काई हो गया, और बताओ? नॉर्टन एंटीवायरस हो गया, ठीक है। पैंडा, ठीक है। अच्छा ये काम किस तरीके से करता है? एंटीवायरस कैसे काम करता है?
फाइल स्कैन तो कर ली, फाइल देख ली उसने, तो उसे उसे कैसे पता, किसको डिटेक्ट करता है? बात तो वो भाई डिटेक्ट किस फाइल का सिग्नेचर, ये मैंने पढ़ाया था क्लास में, ठीक है जी। फाइल का सिग्नेचर, फाइल के सिग्नेचर से उसको कहते हैं कि यार इसके अंदर वो चीजें नजर आ रही हैं जो वायरस के अंदर होती हैं। एक तो हो गया फाइल का सिग्नेचर, वायरसेस का सारे सिग्नेचर उन्होंने बना के रखे हुए होते हैं, कहीं पे भी वो उनके पास जो डेटा, हम कहते हैं ना एंटीवायरस का अप टू डेट रहना जरूरी है, वो जाके अपने डेटाबेस से लेटेस्ट सिग्नेचर डाउनलोड करता है और उस सिग्नेचर से मैच करता है। जैसे आपके पास अगर आप ये जाए ना कैंट वगैरह पे, तो जो सिक्योरिटी के लोग बैठे हुए होते हैं तो उनके पास तस्वीरें लगी हुई होती हैं, इन लोग का दाखिला ममनू है। थाने के अंदर भी तस्वीरें लगी हुई होती हैं कि ये हमारे यहाँ के आदि लोग हैं, आदि मुजरिम है, इनके साथ ऐसे बिहेव करना है। तो वो आदि मुजरिमों की तस्वीर जो सिग्नेचर्स होती है डेटाबेस से डाउनलोड करके देखता रहता है, अच्छा ये वाला वायरस आया हुआ है, ये वाला वायरस आया हुआ है। एक तरीका ये होता है। एक और तरीका जिसको हेरिस्टिक कहते हैं, वो उसे कहते हैं, आप जो समझ लो कि वो बिहेवियर देखता है, वो देखते हैं कि यार ये अचानक इस फाइल को क्या जरूरत पड़ गई कि ये जाके नेट से कम्युनिकेट कर रहा है, या ये फाइल को जरूरत क्या पड़ी है, अपनी कॉपी बनाई जा रही है। तो इस तरीके से इस बिहेवियर को देखते हुए वो कहता है कि यार ये तो कोई वायरस है, ठीक है। लेकिन अगर आपने सिग्नेचर भी आपको याद है तो भी काफी है। ओके, आगे चले। लिखा आपने सिग्नेचर, सिग्नेचर लिख दो, हेरिस्टिक लिख दो, सिग्नेचर और हेरिस्टिक। व्हाट डिस्टिंग्विशेस अ फाइल फ्रॉम अ फोल्डर रिगार्डिंग देयर रोल्स इन अ कंप्यूटर फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम के ऊपर फाइल्स भी हैं, फोल्डर्स भी हैं, दोनों में क्या फर्क है? बस वक्त आ जाती हैं, दरवाजा खोलते हमारे तो पता चल जाए हमें क्या आ गई। तो फाइल सिस्टम और फोल्डर में क्या फर्क है? अच्छा, फोल्डर में फाइल होती है। सैरिश, फाइल और फोल्डर में क्या फर्क है? सैरिश, सैरिश, फारिया, फाइल और फोल्डर में क्या? फारिया, फाइल डॉक्यूमेंट्स हो गई, ठीक है, इंडिविजुअल फाइल्स हो गई, और तमाम फाइल्स का कलेक्शन फोल्डर बनता है। ओके, फोल्डर के अंदर दूसरे फोल्डर्स भी हो सकते हैं, फाइल के अंदर दूसरी फाइल हो सकती है? नहीं होती, ठीक है। ओके जी, आगे चलें। अच्छा देखो, जितने भी सवाल है मेरे पेपर के, कोई ऐसा सवाल नहीं है जो क्लास में डिस्कस ना किया हो, पहली बात, और कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसको आप थोड़ा सा दिमाग लगा के खुद सॉल्व ना कर सके। तो अभी का आपका पेपर भी ऐसा ही है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, हर चीज आपको आती है, तसल्ली से सोच समझ के करना, ठीक है। आगे चल रहे हैं। What methods are used to move data between a mobile device and a computer and vice versa? मोबाइल और कंप्यूटर के दरमियान डेटा ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास क्या क्या तरीके हैं? लिखो, यूएसबी और ब्लूटूथ, गुड, एक्सीलेंट। और डेटा केबल तो यूएसबी से चल रही है ना, ठीक है, डेटा केबल लिख लो, डेटा केबल। और आपका फाइल ट्रांसफर ऐप्स जो है हमारे पास, ओके, हमारे पास फाइल ट्रांसफर की एप्स भी होती हैं कि दोनों कंप्यूटर जो है वो नेट से कनेक्टेड और फाइल ट्रांसफर हो रही है। फसीहा कहाँ है? फसीहा नहीं आई है, ये काम लैब में फसीहा ने कई दफा किया है, फाइल ट्रांसफर एक दूसरे कंप्यूटर से दूसरे किया बजरिया नेट। तो आप इस तरीके से भी फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं। आगे चले। एग्जामिन द ऑपरेशनल डिस्पैरिटीज बिटवीन एनालॉग, ओहो कितना मुश्किल सवाल है। Disparities between analog and digital computer while also exploring their respective advantages and limitations in various computing environment. Also give examples of each. अब देखो इस सवाल के अंदर जो चीज तुम लोग को नजर आ रही है कि सवाल देख के बंदा घबरा जाए, पता नहीं क्या क्या अल्फाज है, ऑपरेशनल डिस्पैरिटीज, और फिर 3 लाइनों में जाके सवाल खत्म हो रहा है, पता नहीं पूछना क्या चाह रहे हैं। लेकिन गौर करो तो सवाल बहुत आसान सा है। पहला सवाल ये है, एनालॉग और डिजिटल में फर्क क्या है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि किसमें फायदा क्या है, नुकसान क्या है, और फिर आखिर में कह रहे हैं एग्जाम्पल बता दो। क्या इनमें से कोई ऐसी चीज है जो कि आपको लग रहा हो कि बहुत मुश्किल है? अगेन अब की दफा भी पेपर में ऐसे ही लगेगा आपको कि सवालात ही कितने 3-3, 4-4 लाइनों में एक सवाल है, लेकिन मकसद उसका यही है कि आप उसको थोड़ा सा देख के, सोच के, समझ के, समझने आप एक कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स डेवलप हो, और उसको कॉम्प्रिहेंशन के बाद अपनी नॉलेज को अप्लाई कर सके। जी, तो सबसे पहले एनालॉग और डिजिटल में क्या फर्क है? वानिया, एनालॉग डिजिटल, फर्क क्या है? आवाज ही नहीं आ रही। तो अब तुम मेरे कान में आके भी बोलो, तुम जा दो कान में।
मिस आ गई है? मिस आए तो आपने फौरन मुझे बताना, ठीक है? मिस आ तो खड़ी है। पिछली क्लास के अंदर हम लोग जिस पेपर को डिस्कस कर रहे थे उसमें सवाल था एनालॉग और डिजिटल के दरमियान क्या फर्क है। ओके, दूसरा उसमें सवाल था कि लिमिटेशंस क्या है, और तीसरा सवाल था कि उसमें एग्जांपल्स क्या हैं। ओके, तो नबिया प्रेजेंट है। नबिया कहाँ है? नबिया बुला रही हैं आपको जी। अब इस सवाल का जवाब, एनालॉग और डिजिटल के दरमियान किस चीज का फर्क है? ये कौन बैठी हुई बीच में? जी हानि। मुझे आवाज नहीं आई तुम्हारी बिल्कुल भी। हानि जोर से बोलो। कंटिन्यूअस सिग्नल और इससे कहते हैं डिस्क्रीट, बाइनरी नहीं, डिस्क्रीट को कहते हैं, ठीक है? ओके, DISCRETE। बेटा बाइनरी मत लिखो, डिस्क्रीट लिखो, बाइनरी हटा दो, डिस्क्रीट लिखो। CRETE। ओके, एग्जाम्पल्स बताएं एनालॉग की। एग्जाम्पल वानिया। आप सब वानिया हो गए आज जी। वानिया, वॉल क्लॉक। ओके, और कुछ? कशफ। दूसरी को एग्जाम्पल एनालॉग की? वोल्ट मीटर, गाड़ी का स्पीडोमीटर, बाइक का स्पीडोमीटर, स्पीड जो बता रहा होता है वो भी तो आपका एनालॉग होता है। लिखिए स्पीडोमीटर। वोल्टेज बताने का आला, वोल्ट मीटर। डिजिटल की एग्जाम्पल मरियम नदीम। क्या चीज? ओके, मरियम नदीम से मैंने पूछा कि डिजिटल की एग्जाम्पल, तो उन्होंने कहा स्टेयर्स, सीढ़ियां। क्या उन्होंने सही कहा गलत कहा? ये बेटा समझाने के लिए तमसील थी, एनालॉजी थी। ओके, एग्जाम्पल नहीं थी। एनालॉजी का मतलब ये होता है किसी बात को समझाने के लिए आपने मिसाल दी कि जैसे वहां होता है ना, ऐसे यहां होता है। और क्या चीज? कैलकुलेटर। अच्छा, स्मार्टफोन जो होते हैं डिजिटल होते हैं, तो पुराने जो फोन थे जो स्मार्ट नहीं थे, नोकिया का 3310 फॉर एग्जाम्पल, वो डिजिटल नहीं था, एनालॉग था। बस सीधा सीधा मोबाइल फोन। जो आपके पीटीसीएल के घरों में फोन होते थे, पता नहीं आप लोग ने देखे नहीं देखे, उनमें ऐसा था कि जो पुराने फोन थे ना वो एनालॉग थे। ओके, जो पुराने फोन थे तो शायद, मुझे मेरा नहीं ख्याल आप लोगों ने देखा होगा, उसके अंदर नंबर डायल करने के लिए आप एक डायल को ये गोल घुमाते थे। ओके, देखा आप लोगों ने? ओके, तो वो एनालॉग होता था, वो टेक्नोलॉजी एनालॉग की थी, ठीक है? कैलकुलेटर हो गया आपका। और बताइए, एक मिनट, क्या चीज? सीडी, या वो कंप्यूटर में आ गया ना, तो उसको उसमें अलग कर बात करो, बोले जरा। टेलीविजन आपके ख्याल में एनालॉग है डिजिटल है? डिजिटल होगा। फोन्स में हो गया, ठीक है? देखो एग्जाम्पल्स देने को ना, जैसे सीडी कह रही है फारिया, वो भी सही है, लेकिन हम देखेंगे बात करते वक्त इस मौके पे हम क्या बात करना चाह रहे हैं। हम ऐसी एग्जाम्पल्स दे जिसमें कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल वाजे हो। अब थर्मोमीटर है, मैं उसके सामने लिख सकता हूँ डिजिटल थर्मोमीटर। ओके, उसको हम कह सकते हैं कि भाई डिजिटल की एग्जाम्पल है। खैर नहीं देंगे, सॉरी मैं गलत कह रहा हूँ, थर्मोमीटर एग्जाम्पल नहीं देंगे, लेकिन ये कि हम ऐसी चीजों की एग्जाम्पल दे जिसमें डिजिटल होना बिल्कुल क्लियर है। ओके, आपकी बात बिल्कुल सही है कि सीडी जो है या टीवी जो है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। ओके, लेकिन बात ऐसी करो, एग्जाम्पल ऐसी दो जो सामने वाले को फौरन समझ में आए। मरियम नदीम ने जब सीडी कहा तो ये सही कहा, को गलत नहीं कहा है, लेकिन बात ऐसी है कि एग्जामिनर को सामने होगा क्या कह रहे हैं, सीडी कहां से होगा? सीडी को अंदर, बल्कि उल्टा वो ऐसे कहेगा कि देखें कितने बेवकूफ बच्चे हैं, हालांकि बात आपकी बिल्कुल सही होगी। तो इंटरव्यू देते वक्त, सवाल का जवाब देते वक्त हमें इस बात का ख्याल रखना होता है कि सामने वाला फौरन हमारी बात को समझ सके, हमारी एग्जाम्पल ऐसी हो, ठीक है?
तो मेरे ख्याल में आपने स्मार्ट वॉचेस बताया, मोबाइल फोन बताया, कैलकुलेटर बताया और कंप्यूटर काफी है। कंप्यूटर तो लिखें क्या चीज, एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट पे जो इंस्पेक्शन होती है, एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट्स को भी आप कह सकते हैं डिजिटल सिग्नल्स को यूज कर रहा है, लेकिन इस एग्जाम्पल को ना दो, क्यों? क्योंकि समझाना पड़ता है, बात समझ लो। ऐसी बात करो, देखो इस किस्म के पेपर में अगर सवाल आते हो केयू में आ सकता है, केयू वाले जो है एनालॉग और डिजिटल का सवाल देते हैं, वहां पे टीचर के पास ये फैसिलिटी नहीं है कि वो आपसे आके फोन करके पूछे कि राबिया तुमने ये क्यों लिखा था, अलीना तुमने ये क्यों लिखा था। आपने वहां पे ऐसी एग्जाम्पल देनी है कि सुनते ही उसको समझ में आ जाए कि भाई क्या क्या रहा है, बात क्या हो रही है। आड़ी तिरछी एग्जाम्पल दे दी आपने तो उससे वो कंफ्यूज होगा, उसमें आपके नंबर कटेंगे। ओके, आप लोग बिल्कुल ऑब्वियस सी बात करें, जब भी हम एनालॉग और डिजिटल की बात करते हैं तो हमारे जहनों में ऐसी चीज होती है जिसको प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल रही हो। आपने एयरपोर्ट कह रहे हैं, आप सीडी कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन पता नहीं एग्जामिनर का क्या माइंडसेट है। जब हमने ये चीज देख ली है कि पेपर के अंदर वो एसईटी के सवाल दे रहा है, तो हमें क्या पता, क्या वो पता है जो बंदा चेक कर रहा है उसको इन चीजों का पता है भी या नहीं है, उसके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर है भी या नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल जो ऑब्वियस एग्जाम्पल्स है वो दो। मेरे पेपर में अगर मरियम नदीम राबिया नदीम लिख देती है सीडी तो मैं फिर भी नंबर दूंगा, लेकिन केयू वाले का हमें नहीं पता। बिल्कुल ऑब्वियस एग्जाम्पल्स, कंप्यूटर हो गया आपका, स्मार्ट वॉचेस हो गई आपकी, आपके जो है इसके अलावा आपने मोबाइल फोन कह दिया, कैलकुलेटर कह दिया, बस काफी है। इससे आगे बढ़कर चीजों को कॉम्प्लिकेट अपने लिए भी ना करो। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं, इस पर सवाल आया फिर कि किसके एडवांटेजेस क्या है और लिमिटेशंस क्या है। ओके, इसके एडवांटेजेस क्या है और लिमिटेशंस क्या है, तो आपको क्या ख्याल है? डिजिटल की क्या आपके ख्याल में डिजिटल क्या एडवांटेज है? क्या चीज? देखो मेरे ख्याल में डिजिटल का सबसे पहले फायदा तो यह कि एक्यूरेसी आपके पास ज्यादा आ रही है, चीज ज्यादा आपके पास जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट आ रहा है, प्रिसाइज आ रहा है। ओके, डिजिटल के अंदर। दूसरा, इसके अंदर आपकी स्पीड ज्यादा है। ओके, फिर आगे चल के हमने इसके ऊपर इसकी वर्सटैलिटी ज्यादा है। आप खुद सोचो, आज तक किसी ने एनालॉग की मदद से पूरा कंप्यूटर बना सका? नहीं बनाना। ये डिजिटल सिग्नल्स की खुसूसियत थी कि जिसकी वजह से आपने उसके लिए उसी के बेसिस पे पूरा कंप्यूटर, पूरी एआई की इमारत आपने बिल्ड कर ली। एनालॉग के अंदर इतनी सलाहियत नहीं थी। हम एनालॉग में होते तो अभी तक यही बस बहस कर रहे होते कि 5 पे था या 5 से थोड़ा ऊपर गया था या 5 से थोड़ा नीचे था। ओके, तो मैं ये समझता हूँ डिजिटल के अंदर ये फायदा हमें नजर आ रहा है कि एक्यूरेट रिजल्ट्स है और इसकी फास्ट स्पीड है। ठीक है, वर्सटाइल है। ओके, क्या कहेंगे बताओ, अदील स्पेलिंग बताओ इसको। वर्सटाइल, सॉरी वर्सटाइल। ओके, एनालॉग की क्या एग्जांपल है, एनालॉग के क्या फायदे हैं? क्या चीज? एनालॉग का सबसे बड़ा फायदा मेरे जहन में यह आ रहा है कि एनालॉग को समझना आसान है, ये ज्यादा हमारे डेली लाइफ से ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, अगर आप गौर करो इस बात के ऊपर, आप लोग कह रहे हो कि डिजिटल को समझना आसान है। डिजिटल का जो रिजल्ट आपके पास आ रहा है ना, ईमन बोर्ड की तस्वीर ले लेना, पहले सुनो बात को। डिजिटल का जो रिजल्ट आपको आ रहा है वो आपको लग रहा है इसको समझना आसान है। ओके, लेकिन आज अगर ऐसा होता तो लोगों ने तारीख के अंदर सबसे पहले डिजिटल चीजें इजाद की होती। लोगों ने तारीख के अंदर हमेशा सबसे पहले एनालॉग चीजें इजाद की। आपका नापने का फीता एनालॉग है, डिजिटल है? एनालॉग है। डिजिटल किसने कहा? नापने का फीता जो है वो एनालॉग है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि एनालॉग हमारे लिए ज्यादा नेचुरल है। ऐसा ही है ना भाई, अगर ऐसा होता वरना सबसे पहले लोग डिजिटल इजाद करते। ओके, तो एनालॉग जो है इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड, इट्स नियरर टू नेचुरल डेटा प्रोसेसिंग। जो नेचुरल चीजें हैं, जो नेचुरल मेजरमेंट है, उस लिहाज से एनालॉग ज्यादा करीब तर है। आप लोग किचन में जब काम कर रहे होते हैं, कोई चीज कितनी गर्म है या कम गर्म है, आप लोग जब अंदाजा लगा रहे होते हैं तो ये एनालॉग होता है, डिजिटल होता है? तो अगेन एनालॉग नेचुरल हुआ नहीं हुआ? ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड, नेचुरल। और बताओ।
चीप है। एनालॉग जितनी भी चीजें हैं जो उसकी मेजरमेंट आसान है और चीप हुई, ठीक है, इसीलिए डिजिटल के अंदर आपके डेवलपमेंट के अंदर एक बहुत टाइम लगा। ओके, और बताओ कुछ चीज जहन में आ रही है? जोर से बोलो बेटा। लेस यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, सही है, डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ये बात बहुत अच्छा पॉइंट है इनका, क्योंकि आपका थर्मामीटर है, आपका फॉर एग्जांपल वेइंग मशीन है, जो पुरानी वेइंग मशीन होती थी आपकी, इसी तरीके से जो आपका स्केल है, ओके, मेजरमेंट स्केल है, उनमें से किसी भी चीज के लिए आपको बिजली की या सेल की जरूरत नहीं पड़ रही। और कोई पॉइंट? क्या चीज? रिजल्ट में हमें डाउट नहीं होता, लेकिन अच्छा, आमना अशरफ कह रहे हैं कि एनालॉग के रिजल्ट में हमें डाउट नहीं होता, लेकिन डिजिटल में हम कह रहे हैं कि जी एक्यूरेट रिजल्ट है। एनालॉग में हमेशा डाउट रहता है कि यार मेजरमेंट में गलती तो नहीं हो गई। ओके, एनालॉग में हमेशा डाउट रहता है कि मेजरमेंट में गलती तो नहीं हो गई। ओके, लेकिन आमना असल में कहने की चाह रही है कि वो नेचुरल के करीब है, हमें नजर आ रहा होता है। ओके, हमें सामने सामने नजर आ रहा है तो हाँ जी इसने इतना कहा है तो इतना ही होगा, हमारे अंदाजों से करीब तर है। जो इंसानों के लिए जो चीज ज्यादा नेचुरल है वो एनालॉग है, तो इसलिए वो ज्यादा चीज आपको लगता है कि यार ये समझ में हमें बात आ रही है। एक आखिरी पॉइंट में इस पर इजाफा करूंगा कि एनालॉग के अंदर एक खूबसूरती है, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। आपने डिजिटल आर्ट देखा होगा, ओके, और आपने उसके मुकाबले में इंसानों के हाथ की बनाई हुई पेंटिंग देखी होगी। आज के दौर में एआई भी तस्वीरें बना रही है, और लोग, आई डोंट नो आप लोग इन चीजों में इंटरेस्ट है या नहीं, लेकिन जो लोग इन चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं और जो हमने भी देखा, तो हमें ये फील हुआ कि जो इंसानों की बनाई हुई तस्वीरें हैं उसके अंदर एक अजीब सा अपना एक हुस्न है, एक खूबसूरती है, और जो एआई तस्वीरें बना रही है वो बना तो रही है, लेकिन उसके अंदर वो खूबसूरती, वो एक एहसास पैदा नहीं हो पा रहा। इस बात को लोग समझा नहीं पा रहे, लोग कह नहीं पा रहे कि डिजिटल आर्ट के अंदर या एआई के अंदर और इंसान की बनाई हुई चीजों में क्या फर्क है, लेकिन बहरहाल एक फर्क बिल्कुल नुमाया हमें नजर आता है। एक, अगर आप लोग एनिमेशन मूवीज देखते हो, एनिमेशन मूवीज, एक आपके पास मूवीज है पिक्सार की, ओके, पिक्सार एक स्टूडियो है जिन्होंने मूवीज बनाई है, फॉर एग्जांपल ट्वाइस के नाम से और कार्स के नाम से, ठीक है। इसी तरीके से आपका एक और स्टूडियो है ड्रीम वर्क्स के नाम से, जिन्होंने श्रेक के नाम से बनाया, फाइंडिंग नीमो के नाम से, ठीक है। कुछ कुछ नाम सुना सुना लग रहा है, देखा है, ओके। एक जापानीज स्टूडियो, उसका नाम है स्टूडियो गिबली, ओके, गिबली नाम है उसका, जापानीज वर्ड है। उनके जो कार्टून्स हैं उसमें फॉर एग्जांपल, उसमें बड़ी मशहूर एग्जांपल है स्पिरिटेड अवे, देखा है किसी ने? नहीं देखा होगा। या माय नेबर टोटो, अच्छा स्पिरिटेड अवे देखा है आपने? देखा हुआ है, गुड। कौन सा? वन पीस जापानीज एनिमे में आता है, वो एक अलग चीज है, वो अलग है, वो भी तो बात ठीक है आपकी, लेकिन मैं स्टूडियो गिबली की बात कर रहा हूँ। स्टूडियो गिबली के जो ये शोज है ना, जो ये कार्टून मूवीज है, वो बहुत ज्यादा मशहूर है, और नॉट जस्ट मशहूर है, उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। अगर आप लोग उसको देखें, मैं आज अगेन उसके भी, मुझे कोई काइंडली रिमाइंड करे, उसके स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ, आपको उसके अंदर एक चीज नजर आएगी कि यार वो और ड्रीमवर्क्स के काम में और पिक्सार के काम में बहुत फर्क है। वजह क्या है? पिक्सार वाले, ड्रीमवर्क्स वाले सारा काम किस पे करते? कंप्यूटर पे। ये जब हम लोग 90s के अंदर, ये सबसे जो ट्वाइस, जो पहला सीरीज आई थी ट्वाइस, जो कार्टून है, तो उसके अंदर जो पहला जो उसका पार्ट था, ये बना था 90s के अंदर, तो उन्होंने कंप्यूटर की मदद से बनाया था। और उस जमाने में कंप्यूटर की यूसेज के एग्जाम्पल के लिए इसी कार्टून को दिया जाता था कि जी उन्होंने कंप्यूटर की मदद से पूरा कार्टून बताया। स्टूडियो गिबली वाले जो थे, उनकी काम की खुसूसियत क्या थी या खुसूसियत है, वो उनके हर फ्रेम को वो हाथ से पेंट करते हैं। हर फ्रेम जो उनके कार्टून का होता है वो हाथ से पेंट किया हुआ होता है। उसके नतीजे में उसकी खूबसूरती ही कुछ और है, उसकी जो फैन फॉलोइंग, उसको देखने वाले लोग हैं वो कुछ और ही हैं। इसके अलावा कुछ और भी जापानीज कार्टून है जो इससे पहले के, जैसे अकीरा के नाम से। अब 70s अकीरा किसने देखा है? अकीरा दिखाई दी, मुझे बहुत हैरत हुई और बहुत। तो अकीरा जो कार्टून है, उस नॉट कार्टून, उसको एनिमी मूवी कहेंगे। तो उस एनिमी मूवी के अंदर जो अगेन वो पूरा का पूरा उन्होंने हाथ से बनाया था। अब उसकी जो खूबसूरती है, आज के दौर के अंदर उस चीजों को लोग कंप्यूटर से बना रहे हैं, लेकिन उसकी अपनी खूबसूरती है, उसका अपना एक हुस्न है। तो ये भी एक फायदा होता है एनालॉग के अंदर वर्सेस डिजिटल के अंदर, कि एनालॉग हमारे जहन को ज्यादा अपील कर रहा होता है। और यहाँ पे मैं एक और बात बताऊंगा कि हमारे यहाँ पे जो हम लोग इतना मोबाइल और कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो बहुत सारे इसमें इशूज होते हैं। हमने बात की थी फिशिंग और सिक्योरिटी के वक्त, इससे हमारे जहनों पर असरात हो रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इसका इलाज ये तजवीज भी करते हैं कि आप हाथ वाला कोई काम करें। अक्सर जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स वगैरह हैं, उन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ के लिए कुछ इस किस्म में काम करना शुरू किया। कोई कारपेंटर का काम कर रहा है,
कोई ऐसा काम जिसमें हाथ इन्वॉल्व हो रहा हो। ओके, हर चीज डिजिटल हो तो उससे भी इंसान के जहन पर असर पड़ रहा है। तो बहरहाल ये एनालॉग के अंदर एक और एडवांटेज है कि हमारे जहन को ज्यादा अपील कर रहा होता है। ठीक है, आगे चलें, समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक चैलेंज आप लोग के लिए ये होगा कि इन तमाम बातों को पेपर में कैसे लिखना है, और फिर आप कहेंगे सर नोट्स दे दें। सही है, तो खैर नोट्स कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएंगे, लेकिन असल अभी हमारा फोकस ये है एटलीस्ट इंटरनल एग्जाम में कि आप लोग सवाल देख के खुद उसका आंसर एक्सट्रैक्ट कर सकें, सोच सकें। अभी भी जितनी मैंने बातें की उनमें से कोई भी बात ऐसी नहीं थी जो आप लोग को ना पता। बुशरा ने बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि बिजली के सामान की जरूरत नहीं पड़ती, तो पेपर इन्होंने क्लास के दौरान इस आंसर को निकाल लिया, तो पेपर के दौरान भी आप लोग ऐसा कर सकते हैं। आगे चलें सेक्शन सी में। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 11 को एड्रेस करूंगा। डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग क्लाउड स्टोरेज वर्सेस ट्रेडिशनल लोकल स्टोरेज मेथड्स इन एजुकेशनल सेटिंग। आप लोग क्लाउड स्टोरेज को यूज कर रहे हैं और लोकल स्टोरेज को यूज कर रहे हैं या किया है। एजुकेशन के अंदर, एजुकेशनल सेटिंग के अंदर किसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं। अब सबसे पहली बात ये, क्या आप लोगों ने क्लाउड स्टोरेज को इस्तेमाल किया था अपनी इस क्लास के अंदर? क्लाउड स्टोरेज पे काम किया था, इस्तेमाल किया था, नहीं किया था? क्लाउड स्टोरेज इस्तेमाल हुआ था, नहीं हुआ था? ओके, एक और बात, आप लोगों ने गूगल शीट पे काम किया, वो कहां सेव हो रहा था? आपके कंप्यूटर पे सेव हो रहा था? कहां सेव हो रहा था? क्लाउड में सेव हो रहा था। तो आप लोग जो गूगल पे काम कर रहे थे भाई, वो क्लाउड ही तो था। क्लाउड का मतलब और क्या होता है? ऑनलाइन आप किसी चीज को सेव कर रहे हो, उसका एक नाम है क्लाउड। ओके, क्लाउड पे आपने सेव किया, इसका मतलब है आपने क्लाउड के ऊपर चीजों को इस्तेमाल किया हुआ है। आपने गूगल शीट पे डेटा सेव किया, क्लाउड पे सेव हो रहा है। आप लोग अपनी अटेंडेंस का रिकॉर्ड देख रहे हैं, कहां सेव हो रहा है? क्लाउड पे। आप लोग क्विज़ेस कहां पे सॉल्व कर रहे हैं? ठीक है, तो क्लाउड से या ऑनलाइन स्टोरेज हो, सवाल आपसे ये हो कि क्लाउड, आपसे सवाल ये हो कि जी ऑनलाइन स्टोरेज, आप तमाम चीजों से वाकिफ है। आपसे सवाल हो कि गूगल स्वीट या गूगल वर्क स्पेस, काम किया गूगल वर्क स्पेस पे? नहीं काम किया। गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स क्या है? गूगल वर्क स्पेस। इसी का एक और नाम भी है गूगल स्वीट। ओके, SUITE। ओके, कलेक्शन को कहते हैं स्वीट। MS ऑफिस पे आपने काम किया, फाइलें कहां पे सेव कर रहे थे? आप लोग ने अभी सभा के साथ जब काम किया था, सभा का क्लास में, तो आप लोगों ने जब क्लास में काम किया था सभा के साथ अपने उस असाइनमेंट के ऊपर, तो आपने फाइलें कहां स्टोर की थी? अपने कंप्यूटर पे स्टोर की थी या अपने क्लाउड पे स्टोर कर थी? MS वर्ड की बात कर रहा हूं। MS वर्ड की फाइलें कहां स्टोर कर रहे थे? अपने कंप्यूटर पे सेव कर रहे थे ना, वो लोकल स्टोरेज हो गया। वो फाइल तो मेरे पास पहुंच रही थी ऑटोमेटिकली, कैसे पहुंच रही थी? ऑटोमेटिक नहीं पहुंच, सभा के पास ऑटोमेटिक पहुंची थी? नहीं, आप सबने अपने कोऑर्डिनेटर को ईमेल करने पे मजबूर हुए। आपने उसमें कहा किस चीज को यूज किया? लोकल स्टोरेज को। आप लोग अनोशा लैब में आके आप लोग इक्वेशन का काम कर रहे थे, इक्वेशन की डॉक्यूमेंट लिख रहे थे। क्या प्रॉब्लम बार बार आ रही थी कि सर ये मैंने सेव किया था और लेकिन मैं कल अगले दिन वो कंप्यूटर, मैंने कहा कि वो कंप्यूटर आपको शायद ना मिले, वो फाइल आपको शायद ना मिले, तो आप लोग जो इस तरीके से काम ना करिए। ये बात हुई थी ना आप लोगों से। आप मुझे बताओ कि इसका मतलब ये होगा कि आपने क्लाउड स्टोरेज पे भी काम किया हुआ है और आप लोगों ने लोकल स्टोरेज पे भी काम किया है। दोनों के फायदे और नुकसान अपने तजुर्बों की रोशनी में बताओ। ओके, लिख लें इजी टू एक्सेस। उनको बताओ, अलीना को आवाज आ रही है? अच्छा एक काम करना अलीना, जब इसमें अलीना डिसएडवांटेजेस किसी के भी लिखोगे तो रेड पेन से लिखना, ठीक है? अभी हम एडवांटेजेस की बात करते हैं। क्लाउड स्टोरेज के एडवांटेज हो गए इजी टू एक्सेस, और बताओ अदिल क्या कह रहे थे? बिल्कुल गुड, सही कह रहे हैं आप। रेड मार्कर से लिखिएगा उसमें क्लाउड स्टोरेज के नीचे कि रिक्वायर्ड इंटरनेट। सही कर लिखो अलीना। जी बिस्मा, आप भी कुछ इरशाद फरमाए। मिशाल, आवाज आई तुम्हें अलीना? सिक्योरिटी
सिक्योरिटी से क्या मुराद है आपकी? असल में मैं ये समझता हूँ कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि डेटा बैकअप वाली जो बात है, ये सिक्योरिटी मेरे जहन में जो आ रहा है कॉन्सेप्ट कि डेटा का आपको ऑटोमेटिक बैकअप बन रहा है तो सिक्योर है, लेकिन इससे अलावा आपके जहन में सिक्योरिटी क्या आ रही है कि ऑनलाइन चीज ज्यादा महफूज होती है? मेरा नहीं ख्याल, मतलब आप लिखना चाहें अपने आंसर को आप डिफेंड कर सकते हैं तो कर लें। मेरा नहीं ख्याल कि हम ये कह सकते हैं कि जो क्लाउड स्टोरेज के अंदर हमारा डेटा जो होता है वो सिक्योर होता है। जोर से बोलो पूरी क्लास को, अपने आंसर को डिफेंड करो। हाँ मान्य, खड़े हो, बोलो जोर से। कैसे? एक तो जोर से बोले, बाकी लोग हैरान से देख रहे हैं क्या कह रहे हो। वानिया का पॉइंट है कि क्लाउड स्टोरेज सिक्योर होता है। अब वानिया अपने आंसर को डिफेंड करेंगी। अगर वानिया का जवाब आप लोग को सही लिखा तो आप लोग लिख सकते हैं। जी वानिया, पहले वानिया तो बोलने, अभी इनकी गाड़ी तो स्टार्ट हो। ओके, क्या ख्याल है? समीरा सही कह रही है, एग्री करेंगे आप इस बात से? जी राबिया, वो डेटा बैकअप के अंदर ही शामिल है। ठीक है वानिया, आपका जो पॉइंट है वो डेटा बैकअप के अंदर आ रहा है कि आपका डेटा खुद ब खुद महफूज हो रहा है। ओके, अच्छा और आगे चलो, अगला पॉइंट। शेयर करना आसान है, कोलैबोरेट करना आसान है। कोलैबोरेट का वर्ड यूज करें। इजी टू शेयर, इजी टू कोलैबोरेट। ओके, डेटा, जोर से बोलो। डेटा रिकवर कर सकते, डेटा बैकअप में ही आ जाता है। ओके, और बताओ अभी और कोई पॉइंट? मुनीबा कुछ इरशाद फरमाए। हाजी उम्मे अहमद, आपने क्या चीज फील की थी काम करते हुए? आपको क्या चीज ज्यादा इजी लगी? हाँ बोल रही हैं, बोले। और फिर अब तुम मेरे कान में आके तुम्हें बोलना पड़ा। अलीना को बताओ, अलीना आवाज आई, क्या कहा उन्होंने? जो पढ़ाया वो समझ नहीं आया। तो क्लाउड स्टोरेज और ट्रेडिशनल स्टोरेज में क्या फर्क है ये बताओ ना मुझे। सवाल ये है कि क्लाउड स्टोरेज में और ट्रेडिशनल स्टोरेज में, लोकल स्टोरेज के दरमियान आपको क्या फायदा, क्या नुकसान फील हुआ? किसमें? नहीं ना, तो फायदा नुकसान मुझे बताओ, फायदा नुकसान बताओ बस। ये तो आपको कंप्यूटर इस्तेमाल करना नहीं आ रहा, वो अलग बात है। तो हाँ बोले। अच्छा देखो एक बात, कोलैबोरेशन में आ गया वो। देखो अब इसका सवाल के अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल के अंदर क्लाउड स्टोरेज के जो नुकसान हैं वो क्या ट्रेडिशनल के फवायद बनते हैं? हम कहते हैं ट्रेडिशनल लोकल स्टोरेज के अंदर हमें नेट कनेक्शन के बगैर भी काम हो जाता है। ठीक है, तो इसको लिख लो, डज नॉट रिक्वायर इंटरनेट कनेक्शन। एडवांटेज हो गया, एडवांटेज हो गया ट्रेडिशनल का। और क्या फायदा है, क्या नुकसान है इसका? आपके घर में महफूज है। ओके, आपके पास आपके अपने कंप्यूटर पे महफूज है, ठीक है, मोर सिक्योर। अब एक डेटा आपकी आपकी तस्वीरें गूगल फोटोज पे मौजूद है, कोई नहीं तो कम से कम गूगल तो आपकी तस्वीरों को एक्सेस कर सकता है, लेकिन जो आपके कंप्यूटर पे आपके घर में महफूज है उस पर कोई एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो मोर सिक्योर हो गया। डिसएडवांटेज इसका क्या हो गया कि डेटा बैकअप इज डिफिकल्ट। आपको अपने तौर पर डेटा बैकअप का सिस्टम पूरा बनाना पड़ेगा। शेयर करना डिफिकल्ट है उसको, ऑब्वियसली। कोलैबोरेशन नहीं कर सकते। तो जो आपने डेटा ऑनलाइन क्लाउड में सेव किया हुआ, क्या वो भी कंप्यूटर ऑफ करते हैं तो अगली दफा डेटा वापस नहीं आता? और क्या चीज है? कोलैबोरेशन इज डिफिकल्ट।
लार्ज फाइल्स कैन नॉट बी शेयर्ड इजिली। आपके पास 1 GB 2 GB के फाइल है, उसको कैसे भेजोगे? अब लिमिटेड स्टोरेज वाली जो बात है ना, उसमें ये चीज है कि आपने अगर फॉर एग्जांपल अपने पास 1 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव लगाई, तो 1 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव आपके अपने कंप्यूटर पे लगी हुई है, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी जितना चाहे डेटा उसमें सेव करें। और ऑनलाइन के अंदर आपको बहरहाल पे करना पड़ जाता है कि लिमिटेड के बाद आपको पे करना पड़ रहा है। ओके, तो मैं इसमें यह भी बताऊंगा कि लोकल स्टोरेज के अंदर वन टाइम पेमेंट है, एडवांटेज है वन टाइम पेमेंट। आपने एक दफा पे किया, 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव ले ली, सिमरन और शीजा एक दफा आपने पे कर दिया तो हार्ड ड्राइव आपकी अपनी हो गई। इधर आके बैठो सिमरन, एक दफा आपने पे कर दिया, हार्ड ड्राइव आपकी हो गई। उसके मुकाबले में ऑनलाइन स्टोरेज के लिए अमूमन आपको रेगुलर मंथली सब्सक्रिप्शन पेमेंट करना पड़ता है, ऐसा ही है, तो ये फर्क है। ओके, सब्सक्रिप्शन मॉडल। आगे चले, ठीक है। देखो अगेन नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, जो नोट्स में नहीं है वो मैं अलग से वेबसाइट पे भी डाल दूंगा। कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया कि वेबसाइट नहीं चल रही, उसमें कुछ इशू है, मैं देख लूंगा इसको। ये इशू भी आपके इंटरनल एग्जाम से के बाद तक हल हो जाएगा। ओके, इतना मसला नहीं है। केहू तक तो तमाम कराची यूनिवर्सिटी के एग्जाम तक तमाम चीजें मिल जाएंगी। अभी मकसद ये है कि आप लोग में एक कॉन्फिडेंस आ जाए, एबिलिटी आ जाए। कोई सवाल, कोई टॉपिक ऐसा नहीं जो आप लोग को नहीं आता या जिससे आप लोग खुद गुजरे नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू अलीना। तहरीम बोर्ड पे। उसके बाद एक और सवाल आ गया, कौन सर कह रहे हैं जी, अभी क्लास की तो बात करो। अगला सवाल ये आया, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस गेन प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, ठीक है, एंड देयर रोल इन मेंटेनिंग एजुकेशनल प्रोग्रेस। ये जो आपके मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस थे, ठीक है, कोविड के जमाने में बहुत मशहूर और मकबूल हुए। कोविड से पहले जब हम लोग बात करते थे ऑनलाइन एजुकेशन की, तो लोग कहते थे कि ऑनलाइन एजुकेशन या ये तो नहीं हो सकती। लेकिन कोविड के जमाने में हर किसी ने ऑनलाइन एजुकेशन ऑफर करना शुरू की। लोगों ने घरों में कंप्यूटर्स लगवाए, नेट कनेक्शन लगा के हमने बच्चों को घर में बैठ के पढ़ाना है। अब सवाल ये होता है कि उसके क्या फवायद हुए, ठीक है, क्या उसका इम्पैक्ट हुआ। तो इसको हमने कल भी डिस्कस किया था, आज आप लोग अब बताएं इस बारे में खुद ही जी। राबिया नदीम, कल तो आप खैर आई नहीं थी, अनुषा भी नहीं आई थी, बशरा इरशाद फरमाएं, ऑनलाइन कोर्सेज से क्या फवायद हुए, क्या नुकसान है? यूज करना आ गया, ओके जी, अपने कंफर्ट जोन में हो गया जी। अच्छा एक मिनट, हमारा प्रोसेसर स्लो है, वहां वाला जो स्लो चल रहा है, हम बहुत तेज काम कर रहे हैं। तहरीम बस अब आप जो है ना उसके वो लिखना शुरू करें, फायदे लिखना शुरू करें। ओके, एक फायदा लोगों ने बताया ब्लू मार्कर यूज करें। एक फायदा लोगों ने ये बताया कि जी चीप है, नंबर 1। नंबर 2, कैन बी स्टडीड फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। ओके, अपने आराम से आप पढ़ सकते हैं। ओके, कैन बी इजिली मैनेज विद मल्टीपल जॉब्स। ओके, कम्यूटिंग का टाइम बच रहा है आपका, वही कम्यूटिंग, सेव ऑन कम्यूटिंग, वो बता दिए, वैसे लिखवा दो। टाइम सेविंग, मानिए आप कुछ कह रही थी, क्या चीज? कंफर्ट जोन की बात हो गई ना। इजी टू सेटअप, भाई इजी लिखो लिखो, तहरीम इजी टू सेटअप, आराम से आप उसको शुरू कर सकते हैं, कोर्स को, ऑनलाइन कोर्स शुरू कर सकते हैं। आपको बिल्डिंग नहीं चाहिए, आपको क्लासरूम नहीं चाहिए, डज नॉट रिक्वायर लॉन्ग कम्यूट, तवील सफर की जरूरत नहीं है इसके अंदर जी। मनाइल सोहेल, कुछ और हो गया? बस यही है। एंगेजिंग कंटेंट, क्लास में आप आते हैं, टीचर चिल्ला रहा है, हर टीचर नहीं चिल्ला पाता, धूप है, हवा नहीं आ रही, या हवा आ रही है तो अलग क्लास के अंदर सुस्ती कायली हो रही है। लेकिन आपके पास जब ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर अमूमन आप ज्यादा एक अच्छा एंगेजिंग कंटेंट बना पाते हैं।
यहाँ पे हम देखते हैं सीपीटी में जाना है, सीपीटी साफ नहीं है। ओके, इंगेजिंग कंटेंट, इंगेजिंग, ओके, इम्प्रूव असेसमेंट, बच्चे को काम को ज्यादा बेहतर तरीके से असेस किया जा सकता है। जैसे हम लोग आपके क्विज़ेस को असेस कर रहे हैं, कितनी दफा किया, कितने बजे किया, राइट। लेकिन जब हम लोग किसी के पास ट्रेडिशनल तरीके से असाइनमेंट्स कलेक्ट करते हैं तो वहां पे हमें ये तमाम फैसिलिटीज नहीं मिलती। बच्चे ने रात को जाके आखिरी वक्त में असाइनमेंट किया तो भी उसको भी उतना ही काम वो सबमिट करा रहा है जिसने एक हफ्ते से उस पर काम पे लगाया, ठीक है, दोनों एक साथ बराबर हो जाते हैं। लेकिन ऑनलाइन असेसमेंट के अंदर ऐसा नहीं होता। अब हम बात करें डिसएडवांटेजेस की। तहरीम रेड मार्कर उठाइए, क्या नुकसान थे इसके भाई? टेक्निकल चैलेंजेस, रिक्वायर इंटरनेट, हेल्थ इश्यूज, इसका हेल्प हो गया ना भाई। वानिया की सुन लो, कभी कभार आती है। हाँ वानिया, जोर से बोलो। लैक ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, बिल्कुल सही बात है। अच्छा पॉइंट है। नॉन प्रोफेशनल सराउंडिंग, घर में आप पढ़ रहे हैं, इधर जो है घर में कोई बच्चा शोर मचा रहा है तो कोई और शोर मचा रहा है, टीवी चल रहा है आपका। मेरा ख्याल था कि हैंड राइटिंग से मेरी ही खराब है। काफी है, आगे चलें। सवाल समझ में आ गया, टाइम हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। एक्सप्लोर डिफरेंट, इसकी तस्वीर ले लो फिर बोर्ड को मिटा दो। एक्सप्लोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, डिटेलिंग देयर टेक्निकल फीचर्स, स्टोरेज कैपेसिटी एंड हाउ दे आर यूज्ड इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस। नबीरा बोर्ड पे, जल्दी का बोर्ड पे। सवाल ये है कि भाईजान स्टोरेज डिवाइसेस की कौन कौन सी टाइप्स हैं, ओके, उनकी टेक्निकल फीचर्स बता दें, उनकी स्टोरेज कैपेसिटी बता दें, और ये भी बता दीजिए कि वो प्रैक्टिकल सिचुएशन में कैसे इस्तेमाल होते हैं। वैसे वाकई पेपर मुश्किल लग रहा है, मुझे भी मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगेन अच्छी बात है हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर लें। अगर आप लोग सॉल्व कर लिया, आई होप आप लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। ओके, आप लोग के ख्याल में स्टोरेज डिवाइसेस की कौन कौन सी टाइप्स हैं? ओके ओके ओके, अच्छा सुनो सुनो, मैं बताऊं। आप लोगों ने जवाब दिया कैशे, रैम, एसएसडी, राइट। ये ऐसे ही है जैसे मैं आपसे बोलूं कि तलबा की कितने किस्में होती हैं और आप जवाब में बोले लाइबा, आयमन। किस आपसे ये नहीं पूछा कि भाई आप उनके नाम बताओ, आपसे ये पूछ रहा हूँ टाइप्स बताओ। अच्छा, क्या वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल? ओके, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। सबसे पहले तो ये वाली बात, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल के अंदर कौन कौन से आ जाती हैं? कैशे, रैम। रैम की स्पीड ज्यादा है, कैशे की स्पीड ज्यादा? ओके, और रैम की स्पीड उसके बाद नेक्स्ट पे। अब नॉन वोलेटाइल पे आ जाओ, उसमें कौन कौन से आते हैं? और ठीक है, अच्छा अब वैसे एक बात बता रहा हूं, यहाँ पे मैं इसके भी नोट्स बना दूंगा, ठीक है। अमूमन जब हम लोग स्टोरेज डिवाइसेस की बात करते हैं ना तो हमारे जहन में क्या आता है? अमूमन जब हम स्टोरेज डिवाइस, देखो वही वाली बात है, जब तुम लोग पेपर देने जा रहे हो, कराची यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, वहां पे तुमने पेपर को इस तरह से सॉल्व करना है कि वहां का टीचर कंफ्यूज ना हो जाए, उसके लेवल की बात करो, एफिशिएंसी शायद कर दी, ऐसा ना आपके नंबर। वहां पे अमूमन जब स्टोरेज डिवाइसेस की बात करते हैं तो हमारे जहन में आता है हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी रोम, एसएसडी, ठीक है, डीवीडी, आप और फ्लैश ड्राइव हो गया। अब इन्हीं चीजों का जिक्र करना। अमूमन जब रैम और कैशे की बात करते हैं तो वहां पे मेमोरी के लिए लफ्ज यूज होता है कि मेमोरी। ओके, समझ में आई मेरी बात? ये हमारा इसीलिए जो होता है ना, टेक्स्ट बुक की इंपॉर्टेंस होती है। एक टेक्स्ट बुक होती है, हम सब उस टेक्स्ट बुक को फॉलो कर रहे होते हैं। यूनिवर्सिटी लेवल पे टेक्स्ट बुक हमारे पास नहीं है, लेकिन मसला ये कि अगर मैं पढ़ाऊं तो पेपर भी तो मैं चेक करूं, ऐसा नहीं है, पेपर वो लोग चेक कर रहे हैं। तो बहरहाल ये एक इश्यूज हमारे साथ है। एक जनरली एक बात बता रहा हूँ, स्टोरेज डिवाइसेस जब भी बात होगी आप लोग किसको मेंशन करोगे? हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी रोम, डीवीडी और आपका एसएसडी और फ्लैश ड्राइव, ठीक है। अच्छा जी, हार्ड डिस्क ड्राइव की क्या टेक्निकल कैपेबिलिटी, किस तरह से काम करता है वो?
एक मिनट, हार्ड डिस्क ड्राइव किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा होता है, क्या चीज होती है? मैग्नेटिक, बस मैग्नेट लिख दिया आपने, समझ में आ गया। आप मैग्नेट की जो पोलराइजेशन की मदद से डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं। स्टोर उसके हार्ड ड्राइव के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? आपकी प्लेट होती है, ठीक है, आपका हेड होता है, ठीक है, मूविंग पार्ट्स के अंदर ही आ जाता है। उसके मुकाबले में आपके पास है सीडी। सीडी के अंदर क्या चीज है? पिट्स और लैंड्स। आप उसके अंदर लेजर, प्लास्टिक की कॉपी के ऊपर आप लेजर की मदद से सुराख कर रहे हैं, ठीक है, और आप उसको इसकी मदद से पढ़ रहे होते हैं। ओके, डीवीडी के अंदर भी ये टेक्नोलॉजी है। हार्ड ड्राइव की कैपेसिटी ज्यादा होती है, सीडी की कैपेसिटी ज्यादा होती है? हार्ड ड्राइव। आजकल आपके पास 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट आम है। जो आपकी डीवीडी थी वो मेरे ख्याल में मैक्सिमम 8 जीबी तक गई है, उससे ज्यादा मुझे नहीं याद पड़ता कि 8 जीबी से ज्यादा की आपकी डीवीडी बनी हो। सीडी कर लिया, डीवीडी हो गया हमारा, आपका हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया। अब क्या रह गया? एसएसडी। एसएसडी का मतलब क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। ये एनवी रैम की टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा होता है। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है, कैपेसिटी भी इसकी ज्यादा तेज होती है। ये बिल्कुल हार्ड डिस्क ड्राइव की टक्कर का है। मार्केट के अंदर इस वक्त हार्ड डिस्क ड्राइव मिलना कम होते जा रही है, अब ज्यादातर एसएसडी मिल रही है, ठीक है। और आपका रह गया फ्लैश स्टिक्स, फ्लैश मेमोरी हो गई, ठीक है, उसको। अच्छा, यहाँ पे वो आपसे इस एंगल से भी सवाल पूछ सकता है कि यार उसमें एक और टाइप नजर आ रही है तुम्हें? एक ऐसी डिवाइसेस है रिमूवेबल है, जैसे आपकी फ्लैश स्टिक्स, मेमोरी स्टिक्स हो गई, और कुछ चीजें कंप्यूटर में लगी हुई हैं। अच्छा, यूएसबी जो है ना वो पोर्ट का नाम है, जो टेक्नोलॉजी को है ना उसे कहते हैं यूएसबी। इसको कहना चाहिए फ्लैश ड्राइव। ओके, फ्लैश इस तरह से कहना चाहिए। यूएसबी तो हम लोग कहते हैं यूएसबी लगा दो, यूएसबी दे दो, लेकिन वो यूएसबी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है। असल में कहना चाहिए फ्लैश ड्राइव, ठीक है। ये बात हो गई। तो आपसे ये भी सवाल इस एंगल से भी पूछा जा सकता है कि रिमूवेबल डिवाइसेस और परमानेंट स्टोरेज। हार्ड ड्राइव भी आपने लगाई भी तो आप उसको लेके घूमते नहीं है, लेकिन फ्लैश ड्राइव को आप लेके घूमते हैं। अब जब हमने घूमने की बात की तो एक और चीज जहन में आ रही है मेरे। कौन सी एक और चीज है जिसको जो है हम जो है अपने पास रखते हैं? मोबाइल में होता है मेमोरी कार्ड, ठीक है। फ्लैश स्टिक आपकी हो गई, फ्लैश मेमोरी, आपकी मेमोरी कार्ड हो गई, आपका सीडी हो गई, ये पोर्टेबल है, इनको लेके घूम सकते हैं। उसके मुकाबले में हार्ड डिस्क ड्राइव जो है उसको लेके आप नहीं घूमते, ठीक है। ये भी फर्क हो गया आपका। अब मैं अगर इस पेपर को सॉल्व करूंगा, देखो ये तो खैर मेरा पेपर था, कराची यूनिवर्सिटी में मुझसे सवाल किया जाता है, तो शायद मैं उसको, मैंने क्या कहा, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि स्टोरेज डिवाइसेस को अमूमन हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ हार्ड डिस्क ड्राइव वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और रैम और कैशे को मेमोरी के तौर पर प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब मेरे पास जब टाइप्स आएगी तो मैं कौन सी टाइप बता सकता हूँ? रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल। ये यार एक बहरहाल एक प्रॉब्लम होता है कि इन तमाम चीजों की, हैरान मत हो, ये मसला होता है। आपके पास पेपर में सवाल आता है कंप्यूटर की टाइप्स बताओ। कंप्यूटर के टाइप्स में क्या क्या आएगा? एनालॉग, डिजिटल, वो भी टाइप्स है। आपने बात की मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंट्रोलर, वेरिएबल, ये भी टाइप्स में आता है। आपने कहा वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर और आईसी इंटीग्रेटेड, वो भी बिल्कुल सही है। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। जब मैं खुद क्लास 9 में था तो उस वक्त हमारे टीचर ने हमें बताया, सब यही समझाता है जैसे मैं समझा रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा था कि भाई हमारी टेक्स्ट बुक में ये लिखा हुआ है, अगर टाइप्स पूछे तो तुम ये बताना, क्लासिफिकेशन पूछे तो ये बताना। हालांकि टेक्निकली दोनों में कोई फर्क नहीं था। असूलन ये सवाल पूछने वाले का काम था कि वो बात को क्लियर बताए कि भाई मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ, तुम इस हिसाब से मुझे फर्क बताओ कि इस हिसाब से फर्क बताओ। तो ये प्रॉब्लम है, ओके। ये ऐसा नहीं है कि मेरी पढ़ाने में कोई गलती है या बस एक कंटेंट का मसला है। कंटेंट के अंदर ये इशू आ जाता है कि आप जब कह रहे हैं इन दोनों का फर्क बताओ, स्टूडेंट्स की टाइप्स बताओ, तो स्टूडेंट की टाइप में ये भी आ सकता है कि कुछ रेगुलर होते हैं, कुछ इरेगुलर होते हैं, कुछ करीब से आते हैं, कुछ दूर से आते हैं, कुछ पंक्चुअल होते हैं, कुछ नॉन पंक्चुअल होते हैं, कुछ स्टूडियस होते हैं, कुछ नॉन सीरियस होते हैं, ठीक है, कुछ मेल और फीमेल। अब स्टूडेंट की टाइप्स आप कितने हिसाब से बता सकते हो? तो ये प्रॉब्लम हमेशा रहता है। इसीलिए सवाल हमारा ऐसा हो कि जो बिल्कुल क्लियर हो। ये पेपर मैंने खुद बनाया था तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि स्टूडेंट को पता है कि मैंने क्लास में क्या पढ़ा है, उसी हिसाब से जवाब मैं उससे एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है। ये हो गया, हमने लिख दिया। आगे चले, इन्वेस्टिगेट हाउ ऑनलाइन कोलैबोरेशन टूल्स कंट्रीब्यूट टू मेकिंग ऑनलाइन एजुकेशन मोर इफेक्टिव, एम्फसाइजिंग देयर एडवांटेजेस एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। हाँ जी, इतना लंबा चौड़ा सवाल, पता नहीं क्या पूछ रहा है। सबसे पहले आप ये बताइए कि ऑनलाइन कोलैबोरेशन टूल्स जो हैं वो किस तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन को ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं, उनके फायदे बताइए, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बताइए। क्या आप लोग ने ऑनलाइन कोलैबोरेशन की टूल्स पे काम किया था? अब आप ही इसका आंसर, इसका सवाल को आप ही लोग सॉल्व करो। चलो आप ही लोग बताओ क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। निम्रा आप खड़े हो, लोगों से बारी बारी पूछें।
जल्दी करो यार, जल्दी करो। निम्रा को बता दे जाए, निम्रा क्लास कंडक्ट कर रही है। भाई अभी तक एक भी पॉइंट नहीं आया बोर्ड पे यार। और भाई फायदे नुकसानात के पूछे थे भाई, क्या लिख रहे हो तुम लोग? इसकी सुन लो, एक मिनट मेरी बात पहले मेरी सुन लो भाई। फायदे नुकसान, फवायद क्या थे ये बताओ, क्या इम्पैक्ट नजर आया? इसको बताओ, निम्रा को बताओ। आगे आओ ना, पूछे सबसे, वही खड़ी हो गई। आ जाए फिर। अच्छा, आप लोग अपनी क्लास के अंदर आप लोग अपने टीचर बन चुके हैं, आप में से बहुत सारे लोग ट्यूशन पढ़ा भी रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग से अच्छा ट्यूशन में तो आप लोग एक बहुत स्पेसिफिक गोल के साथ होते हैं, लेकिन अगर आपसे कहा जाए क्लास आपकी अपनी है जो चाहे पढ़ाओ, तो आप लोग इन ऑनलाइन कोलैबोरेशन टूल में क्या क्या एक्टिविटीज करवा सकते हैं आप लोग? ओके लिखो, ऑनलाइन क्विज़ेस लिखो। मेरे ख्याल में ग्रुप प्रोजेक्ट्स करना इसके अंदर ज्यादा आसान है। ओके, इन टूल्स की मदद से ग्रुप प्रोजेक्ट्स करना ज्यादा आसान आपका हो गया। और चीज किसी के जहन में आ रही है यार? प्रेजेंटेशन को और उसको पॉलिश करो ना। आंसर क्या प्रेजेंटेशन? टाइम सेविंग हो गया, ठीक है, टाइम सेविंग ठीक है, लिख दो भाई। वैसे तब आज से करें, टाइम के साथ मनी सेव भी हो रहा है, पैसे भी बच रहे हैं। वरना जब बच्चों ने आपस में कोलैबोरेट करना होता है, एक दूसरे के घर पे जा रहे हैं, ठीक है, और घर आने जाने में टाइम भी लग रहा है, पैसे भी लग रहे हैं, और उसके मुकाबले में जो है आपको ऑनलाइन सब काम हो रहा है, अपने घर बैठे के काम कर रहे हैं। देखो इसके अंदर अगेन ये सवाल थोड़ा सा था आईसीटी के हवाले से, ओके, और क्लास के अंदर मैंने उस लास्ट क्लास के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में सब चीजों के बारे में बात की थी। अगेन आप लोग, जैसे मैंने लास्ट क्लास कल भी बात की थी कि आईसीटी का पेपर की जब तैयारी कर रहे होगे और अगर आप लोग के पास आईसीटी का सवाल आता है तो एक चीज नोट करना, एक जैसा आंसर सब पे चला जाता है, इंगेजिंग होता है, इंटरेक्टिव होता है, पैसे बच जाते हैं, आपका कंफर्ट, यू कैन स्टडी फ्रॉम योर ओन कंफर्ट, ठीक है, कम्यूट बच रहा है, और नुकसान वही सारे आते हैं कि आपका नेट नहीं होता। या आप लोग जब तैयारी करोगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमेस्टर में तो आप लोग को ये चीज नजर आएगी। इसके अंदर भी हमने यही सारी बातें इसके अंदर लिख दी, ठीक है, और तो कुछ हिदायत तो नहीं गई है कि बहरहाल ये ऑनलाइन कोलैबोरेशन को जो चीजें हैं वो क्लास को ज्यादा इंटरैक्टिव बनाती हैं, ज्यादा इंगेजिंग बनाती हैं, डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज कर सकते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स के बच्चों को मिला के बिठा सकते हैं। आप लोग से ये कहा जाएगा क्लास के अंदर क्या हुआ सर? जी सर, हाँ सर, कोई बात नहीं सर, मुझसे सर। अच्छा जी सर, ये लिस्ट मैंने सारी तैयार कर दी है, ठीक है, जिनके टिक लगाए उनके काम नहीं गए, सही, ठीक है। फिर बात 2-3 जगह जैसे कह छोड़ दीजिए कोई मसला है। अच्छा, ये 50 तक बन रहा है, 50 स्टूडेंट, 51 से लेकर के फिर आगे काउंट मैंने क्या है 38, ठीक है, वो आप वाली बात
40 हो गए। 40 हो गए जाएंगे। हाँ। और आप चाहें 2-3 जगह, दोनों जगह छोड़ दीजिएगा, बेहतर। उसके बाद देख लेंगे। ठीक है सर। इंग्लिश में आपको दे रहा हूँ, मैंने सर से इंग्लिश दिखाई, मैंने सर से कहा, मैंने कहा जो भी सब्जेक्ट वो है अपना समझे इंचार्ज है, तो इस तरह के लिए तलहा साहब को दे देंगे, बना लेंगे कि तलहा साहब मौजूद होंगे, सर तलहा साहब मजलिस मौजूद है तो सबकी मौजूद है ना। अब उसमें ये नहीं पता उनको कि सेमेस्टर इंचार्ज। जी जी, मेरी आज सर आसिम से बात हुई है, तो फिर यही हुआ कि मैं कल उनको लिस्ट दिखा दूँ और बता देंगे उनके नाम हटाना है। देखो ना, जैसे इमोमिना मेरा है कानून में, अब देखो आपके लिस्ट के मुताबिक तो उसका फॉर्म नहीं है ना, आपके आप जो अटेंडेंस की रास्ते तो नहीं नहीं है किया ना। हाँ। अभी आज फॉर्म किया उसका, तो मुझे सब्जेक्ट इंचार्ज वाले बात है कि मोमिना का आपकी क्लास है, आपको पता है उसका कैसे, वरना वैसे तो आपको बाकी सब्जेक्ट नहीं पता ना। जी। जैसे सर सफदर क्या हुआ है, सर सफदर ने बहुत से बच्चों को अलाउ किया है, बिल्कुल। 10 वालों को अलाउ किया है, 15 वालों को अलाउ किया है, आपके लिए में तो नहीं है ना। जी जी। अच्छा मेरे में 15, 16, 26, 28 वाले हैं, अलाउ हुआ उनको, अब आपके दिल्ली में तो नहीं है ना, लिस्ट आएगी तो आपके लिए में होगा ना। सही। ठीक है सर, ये हो गए सर। एक मिनट वो काउंट करना। हाँ ठीक है, ठीक है सर। बाकी जब आप जाने से पहले हमें दोबारा देख लेंगे। ठीक है सर। अच्छा उसमें आप लिस्ट के साथ मार्क्स भी लगाना है ना। जी 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 सर क्रिसमस आने कॉलेज बताएं, तो मैं कर लूँगा। गुड यार, ठीक है सर। सॉरी सर, नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सूर्या समझ ने फॉर्म जमा कराया इसमें समना सर, मैं यही सोच रहा था समना का जिक्र किया जाए, वो भाई की शादी में ऐसी गई कि फॉर्म ही जमा नहीं कराया, सो सेमेस्टर रिपीट होगा फिर तो। क्यों नहीं करवाया समझ नहीं आ रहा। सही बात कर लें क्लास में ना, ये लोग कोई ना कोई फोन कर लेगा। ये समरा का फॉर्म सबमिट हुआ क्या? आपने कैसे रब्ता किया उससे? देखो अभी इस वक्त चांस है, अगर आप करो उससे कोई मैंने फोन किया उसने नहीं उठाया, उसको मैसेज किया, मैसेज भी जवाब नहीं दिया। अच्छा। मैसेज का सीन नहीं किया उसने, फिर फोन किया, फोन उठाया नहीं। तो बस पता नहीं फिर क्या प्लान है उसका। हमारी एक बच्ची हमारी भी बेटी है, ये रब्ता किया ना उसने, फॉर्म कर करवा दिया जब से मैंने भेज दिया, आज मुझे नहीं पता बिल्कुल। ये रब्ता कम से कम करें। अच्छा मैं रब्ता करूँ, रब्ता नहीं होता रही। एक और बच्ची है सर अलीशा सलीम, हाँ वो आई है सर आपके पास? पता नहीं सर, अलीशा सलीम, उसका सीन ये हुआ है, वो गई लाहौर, पंजाब गई थी। अरीबा की इसकी बहन है, वो अरीबा तो आई है, मिसली मतलब एक्चुअली भी नहीं है सर। अलीशा सलीम आई है सर, इसमें तो आपने लगाया हुआ। नहीं मैं तो सिर्फ उनके लगाया ना, तो जो एब्सेंटीज है ओके, लेकिन इसका फॉर्म नहीं किया फॉर्म नहीं किया इस बार, अभी से दिन का नाम तो अब लिख लेंगे ना उनका। अच्छा उसके बाद एग्जाम में जैसे समरा को मैं नहीं लगाया, मैं सिर्फ उनका लगाया कि जिनके लिए फॉर्म अलाउ नहीं था। मैंने उसके अलावा हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 बच्चे वो हैं जो हमारे पास जिनको फॉर्म नहीं गए, हालांकि उनके लिए अलाउ है, जिसमें अली सलीम है। वो सर इसकी बहन अरीबा जो है ना, वो मिस सही, वो अभी आई हुई है, 4th सेमेस्टर में बैठी हुई है। अच्छा उसकी बहन बड़ी बहन है, तो वो उसका तो फॉर्म आज गया है। हाँ आज, अगर आप पूछ ले सर अलीशा सर, इसकी बहन का नाम है अरीबा। अरीबा हाँ। अदीबा अरीबा अरीबा रे से, ठीक है सर, ठीक है। अगर आप उससे पूछने के लिए ये बता रहे हैं, बच्चे ने बताया छोड़ दिया। के बाद नाम तो आप लिखेंगे ना उनका। हाँ, वो तो हो जाएगा। क्या पता आ जाए, ऐसे ही मरियम भी छोड़ दी का नाम आप लिख रहे हैं इसका, सही। और ये का नाम मरियम खान ने छोड़ा, मरियम कमाल ने छोड़ा, मरियम खान ने छोड़ा। मरियम खान ने छोड़ा है। हाँ कमाल ने नहीं छोड़ा। देखा, मरियम खान ने छोड़ा, मरियम कमाल ने नहीं छोड़ा। नहीं यहाँ तो हमने उसको जिक्र नहीं किया ना। अच्छा, अब वो समझ गया मैं आपकी बात, लेकिन उसको हाँ नाम नहीं लिया, तो मरियम लेकिन खान। मरियम, हाँ रिदा मरियम कमाल का रिदा मरियम कमाल का फॉर्म गया है, मरियम कमाल का एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं गया है। अच्छा ठीक है सर, मरियम कमाल नहीं गया। हाँ मरियम खान मरियम कमाल दोनों है, दोनों का नहीं दोनों का गया। फॉर्म नहीं गया। ठीक है सर, बस सर इसका पूछ रहे सर अलीशा सलीम का। ये कभी पूछे था। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, डिस्टर्ब करने के नहीं से कोई मसला। ओके यार, एक बात आप लोग समरा से कांटेक्ट करें। देखो अभी भी कुछ घंटे हमारे पास है, फॉर्म जमा हो सकता है। समरा को कांटेक्ट करें, पूरे सेमेस्टर वो आई है, एक्टिव रही है, फॉर्म नहीं जमा करा रही, सेमेस्टर रिपीट होगा। ठीक है, आप सब कांटेक्ट करें, कॉल करें। अगर नहीं पढ़ना तो एक अलग बात है, लेकिन उसको बताया कम से कम एग्जामिनेशन फॉर्म जमा करा दे। मुमकिन है वो कहे कि जी मैं तैयारी कैसे करूंगी, तैयारी हो जाएगी, इतना मसला नहीं है। ओके, कल भी कुछ स्टूडेंट बात कर रहे थे कि हम लोग ये जॉब के साथ मुश्किल हो रहा है, काम मैनेज हो जाएगा। काइंडली आप लोग यहाँ क्लास जैसी खत्म होती है फौरन आप लोग समरा को सब कॉल करें। ओके, बहरहाल चले जी, ये सवाल हमारा हो गया, हमने बात कर ली। जी कौन सा? Access to resources overall the world.
एक्सेस टू रिसोर्सेज ओवर ऑल द वर्ल्ड, ये हो गया। अदील जल्दी बताओ क्या कह रहे हो? अच्छा, मेजोरिटी कुछ कहना चाह रही है। मेजोरिटी से मैं अलग से बात कर लूंगा। कौन है मेजोरिटी? आगे बात कर ले। ओके जी, मूविंग ऑन। आखिरी सवाल इसमें रह गया वर्चुअल रियलिटी का, ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में। मैंने लास्ट सेमेस्टर में असाइनमेंट दिया था उनको वर्चुअल रियलिटी का और ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में। अब मेरा इरादा था कि इस सवाल को मैं कवर, यानी इस टॉपिक को मैं कवर करवाऊंगा आईसीटी के अंदर, इसलिए मैंने आप लोग से कवर नहीं कराया। बहरहाल तो आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑगमेंटेड रियलिटी का मतलब यह है कि ऐसे ग्लासेस जो आपकी रियलिटी के अंदर कुछ चीजों का इजाफा कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ग्लास पहना हुआ है और मुझे साथ ही साथ हर बच्चों को देख रहा हूँ तो उसके ऊपर उसकी अटेंडेंस लिखी हुई आ रही हो, जैनब कितनी अटेंडेंस है। ओके, तो जो चीज मैं देख रहा हूँ उसमें एक चीज का इजाफा हो रहा है। वर्चुअल रियलिटी के अंदर आपने गॉगल्स लगाए हुए और आप दूसरी ही दुनिया के अंदर गए हुए हैं, ठीक है। आपको अपने आसपास से किसी चीज का इल्म नहीं है, अगरचे अब उस पर वो काम कर रहे हैं कि भाई ऐसा भी ना हो कि बंदा जो है उसमें हादसे का शिकार हो जाए। अब ऑनलाइन इस किस्म की एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। लोग घर के अंदर वर्चुअल रियलिटी वाला कोई गेम खेल रहे हैं और उसके नतीजे वो दीवार से टकरा गए, टीवी टूट गया, इस किस्म के इश्यूज हुए हैं। इस बात को इंशाल्लाह ताला हम लोग कवर करेंगे आईसीटी के अंदर। पेपर सॉल्व हो गया। कल की क्लास सर हबीब अपने वक्त पे लेंगे। अगर सर रिजवान ने मुझे पीरियड दे दिया तो ठीक है, वरना फिर फ्राइडे और सैटरडे को हम लोग पेपर को डिस्कस करेंगे। अगेन बुनियादी मकसद ये कि भाई दिल से खौफ को निकालो। अभी तक जितने भी सवाल सॉल्व किया सब आप लोगों ने खुद सॉल्व किया है। ओके, इसी तरीके से आप लोग बाकी पेपर्स को भी खुद सॉल्व कर सकते हैं। अब आपकी जो मेजोरिटी जो कह रही थी वो बता दें, मैं अटेंडेंस ले लूं।